तो ओंटारियो में हम्बर कॉलेज है, अच्छा। टोरंटो एरिया में। ओके। वो रन करता है रियल एस्टेट का कोर्स हुआ है। ओके, कितना लंबा कोर्स है? नाइस। कितना पैसा लगता है इसको करने में? ठीक है। बट जब आप सारे कोर्स पास कर लेते हो, अभी रियल्टर नहीं बनते हो। लेट्स से कि आपको आज क्लाइंट मिल गया, डील हो गई, तो 3 महीने बाद क्या करोगे? 70,000 से ज्यादा रियल्टर हैं वाह। टोरंटो में, 70,000 से ज्यादा। 70,000 में थे, उनमें से आई थिंक शायद 25 या 30,000 ऐसे थे जिन्होंने साल में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं की। माय गुडनेस। नए रियल्टर को टीम ज्वाइन करनी चाहिए या डायरेक्टली ब्रोकरेज के अंदर आ जाना? तो एक जब फ्रेशर नया नया जुड़ता है तो इंडस्ट्री एवरेज क्या है, उसको कितना परसेंट मिलता है उस 1.5 से 2.5% का? एक तो बायर जिसको हायर कर रहा है विद द कैशबैक, इतना मान ले कि अगर आपका रियल्टर कैशबैक के लिए एग्री हो रहा है, वो रियल्टर के पास और कोई मीडियम नहीं है आपको क्लाइंट लेने के लिए। एक बायर को मिलने से लेके क्लोज करने तक एक रियल्टर क्या काम करता है? इन 7 सालों में आपका सबसे अच्छा ईयर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में कौन सा रहा था? इनिशियली जब कोई भी रियल्टर काम स्टार्ट करता है तो कितने महीने इज ओके विदाउट एनी डील? मैं आई एम श्योर कि काफी रियल्टर इस बात से एग्री करके स्माइल करेंगे। हेलो नमस्कार, हर हफ्ते की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नया करियर ओरिएंटेड पॉडकास्ट लेके। और इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं कनाडा के हॉटेस्ट करियर के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कनाडा में रियल एस्टेट के करियर के बारे में। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे गेस्ट हैं मनदीप बसरा। मनदीप बसरा भाई को कनाडा की राजधानी ओटावा सिटी के रियल एस्टेट इंडस्ट्री का विराट कोहली भी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ मनदीप भाई मेरे एक अच्छे मित्र भी हैं। इस पॉडकास्ट में हमने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल में बात की है। और मेरे पिछले सभी पॉडकास्टों में से ये पॉडकास्ट मेरा खुद का वन ऑफ द फेवरेट पॉडकास्ट है। तो अगर आपने कभी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर करियर बनाने का जरा सा भी सोचा है तो इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको एक बात याद दिला दूं कि हमें ये पॉडकास्ट रेगुलर आप तक पहुंचाने के लिए जिस मोटिवेशन की जरूरत होती है, वो मोटिवेशन हमें आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मिलती है। इसलिए अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिस इज मनदीप बसरा ऑन चंद्रशेखर आर्यास टॉक। मनदीप पाजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल? बढ़िया, बस एकदम बढ़िया, फिट एंड फाइन। पाजी, आपका स्पेशल स्वागत है आज हमारे पॉडकास्ट की सीरीज के ऊपर। उसका रीज़न है कि ये एपिसोड नंबर 2 है आपके साथ, क्योंकि एक एपिसोड हम रिकॉर्ड कर चुके हैं हिंदी में ही, बट उसका फ्लो डिफरेंट फ्लो था। आज जो हम करने वाले हैं वो मेरी जो करियर ओरिएंटेड पॉडकास्ट की सीरीज है उसका हिस्सा होने वाला है। तो आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत और आपका आज वीकेंड पे टाइम निकालने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज हैप्पी टू बी हियर। तो बढ़िया है, कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। आई होप सबको पसंद आए। कोशिश करेंगे बिल्कुल एकदम ऐसी 100% करेक्ट वाली इन्फॉर्मेशन निकल के आए, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री को छूने वाले हैं कि जिसमें बबल्स बहुत हैं, जिसमें हाइप बहुत है मार्केट के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के बारे में। और मेजरली जो हमारी टॉक आज रहने वाली है वो करियर ओरिएंटेड रहने वाली है कि अगर किसी को रियल एस्टेट में करियर बनाना है तो उसका करियर कैसा दिखता है, राइट? तो थोड़ा सा इस चीज़ से शुरू करेंगे कि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कब आए थे और कितना एक्सपीरियंस आपको हो गया? हाँ जी, मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अराउंड 7 इयर्स पहले मैं अपना लाइसेंस लेके स्टार्ट हुआ। 7th ईयर है मेरा। बट उससे पहले मैं फैमिली के साथ रियल एस्टेट में वैसे इन्वॉल्व था, बट नॉट एज अ रियल्टर। कह दो एडमिन कह दो, या वो माहौल होता है घर में, वो है। बट 7 इयर्स से तो मैं ऑलमोस्ट खुद एक्टिव हूँ एज अ रियल्टर। तो जो आपकी जो फादर सन टीम नाम से जो फेमस है, यानी कि अंकल जी पहले से ही कर रहे थे? हाँ जी, और उस काम को उनको 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो पहले मैं उनके साथ था, हेल्प कर रहा था। जब फिर इंटरेस्ट चेंज होना शुरू हुआ तो मेरा मन बना, तो फिर मैंने सोचा अपना लाइसेंस लेते हैं। तो फिर अराउंड 6-7 साल से ऊपर हो गया अब मैं साथ में इन्वॉल्व हूँ। तो फादर सन टीम जैसे आपने बोला, हम फिर उसी बैनर के साथ काम करते हैं। ओके, दैट्स क्वाइट नाइस। आपने ओटावा में शुरू किया था अपना रियल्टर? हाँ जी, मैंने ओटावा में शुरू किया था जी। ओके। और अगर हम मार्केट की बात करें तो ओटावा की जो रियल एस्टेट की मार्केट है उसको कहाँ मानते हो? I mean, अगर कैटेगराइज करें पूरे कनाडा के अंदर सिटीज़ के हिसाब से
तो कहाँ लाई करती है ये मार्केट? आई थिंक ग्रोइंग मार्केट है ऑटवा की। ऑटवा थोड़ा सा पहले हिडन जेम टाइप का था कि कैपिटल सिटी है, जॉब्स मोर ऑन दी स्टेबल एंड है जब हम बाकी सिटी से कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पे एवरेज इनकम उतनी हाई नहीं है क्योंकि मोस्टली लोग जॉब सेक्टर में बिजनेस सेक्टर में उतने नहीं है, तो एक लिमिटेड इनकम है। दैट्स व्हाई ऑटवा आई थिंक थोड़ा ठंड करके भी कह सकते हैं, तो थोड़ा हिडन जेम था। तो जब फिर टोरंटो आउट ऑफ स्कोप होना शुरू हुआ, ज्यादा हो गया, तो देन फिर लोग थोड़ा आउटसाइड ऑप्शंस देखने शुरू करने लगे। तो उनको लगा कि ठीक है ऑटवा सेम प्रोविंस है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। देन फिर उसके बाद तो फिर एक बार फ्लो बनता है लोगों का, फिर चाहे आउट ऑफ सिटी से हो या आउट ऑफ कंट्री से हो, तो फ्लो बनता है, फिर देखो देखी बहुत आते हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाई ऑटवा एक ग्रोइंग मार्केट में कहूंगा। ओके नाइस। इस पॉइंट पे शायद हम वापस से आएंगे ड्यूरिंग द पॉडकास्ट। इसको ना मैं शुरू कुछ ऐसे करना चाहता हूँ बाजी की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि करियर की बात कर रहे हैं रियल एस्टेट में करियर की, तो सबसे पहला पॉइंटर बनता है मेरा कि रियल्टर कैसे बना जाता है ना। लेकिन रियल्टर बना कैसे जाता है उससे भी पहले एक प्री क्वेश्चन है मेरे पास, वो ये कि पहले तो मुझे ये बताओ कि एग्जैक्ट डेजिग्नेशन होती क्या है? जो लाइसेंस प्रोफेशन है ये, राइट? तो डेजिग्नेशन ये क्या है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है या रियल्टर है या रियल एस्टेट एजेंट है? क्या क्या टर्मिनोलॉजी है? मल्टीपल टर्म्स रहती हैं। जब कोई नया रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करता है तो पहले कुछ स्टडी करते हैं। आई एम श्योर आपके और क्वेश्चन होंगे डिटेल्स के बारे में, बट नॉर्मल क्या होता है, कोर्स खत्म करने के बाद जब आपके पास लाइसेंस आता है, जब आप लाइसेंस उसका प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे, वो लेने के बाद लाइसेंस मिलता है, तो उसके मल्टीपल टर्म्स हैं। रियल एस्टेट सेल्स पर्सन भी है, रियल एस्टेट एजेंट भी है। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो रियल एस्टेट सेल्स पर्सन एक स्पेसिफिक टर्म है, बट जैसे होता है ना कि आपको क्या क्या अलाउड है कहना, तो रियल एस्टेट एजेंट कहना अलाउड है, ठीक है। रियल्टर एक छोटी टर्म है, बट दैट्स आल्सो अलाउड है। हाँ अलाउड है, हाँ जी। तभी मेजरली जो लोग हैं वो रियल्टर एज ए कॉमन टर्म यूज करते हैं बोलने में, पर जब पोस्टर्स पे देखते हैं तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि रियल्टर जैसे हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेल्स पर्सन हो गया, रियल एस्टेट ब्रोकर हो गया, ये ब्रोकर एक लेवल अप हो गया विद एक्स्ट्रा नॉलेज, विद एक्स्ट्रा कोर्स। बट ये कि कहने को दोनों फिर रियल्टर कैटेगरी में आ रहे हैं, दैट्स व्हाई रियल्टर वर्ड कॉमनली यूज होता है, बट वैसे सेल्स पर्सन जो है वो टेक्निकल टर्म है। ठीक है। तो रियल्टर का काम क्या होता है? रियल्टर का काम है कि किसी भी घर की, कोई बिजनेस की या कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन में किसी बायर या सेलर को रिप्रेजेंट करना, या इवन टेनेंट या लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करना। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट का मतलब क्या है? रिप्रेजेंट है कि आप उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर मुझे बायर हायर कर रहा है तो मैं बायर के लिए काम कर रहा हूँ। बायर ने जो मुझे टास्क दिया है कि मेरे लिए फॉर एग्जांपल घर ढूंढना है, तो उसके लिए घर ढूंढने से लेके ऑफर डालने से लेके उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना, तो वो मेक श्योर करना कि सारी ट्रांजैक्शन स्मूथ जाए, तो उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंट करना। क्योंकि वो मुझे जिस बंदे ने हायर किया है, मैं उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करूंगा। ये डेफिनेशन है उस टर्म की। ओके। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कस्टमर जो है, क्लाइंट जो है, उसको बहुत सारी चीज़ों की लीगल नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन तो कर लेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्लोजेस को, ऐसी चीज़ों को इग्नोर हो जाए उससे और बाद में लीगल बैटल हार जाए। देखो बिल्कुल रियल्टर हायर करना मैंडेटरी स्टेप नहीं है। अगर आपका ये क्वेश्चन है, रियल्टर हायर करना आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही था कि रियल्टर जो है वो क्या मैंडेटरी है हायर करना? नहीं, रियल्टर हायर करना मैंडेटरी नहीं है। आई नो मैं अपने फील्ड की बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ मुझे हायर करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ओके। बट हर एक ट्रांजैक्शन में लॉयर जरूरी होता है। दोनों पार्टीज अपना अपना लॉयर हायर करते हैं। अगर हम परचेज सेल की बात करें, मैं रेंटल की अभी बात नहीं कर रहा, परचेज सेल में लॉयर दोनों अपने अपने हायर करते हैं, और लॉयर्स अपनी जो क्लोजिंग रिलेटेड वर्क होता है, या फाइनल में जब प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर होता है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, उसमें लॉयर इन्वॉल्व रहता है। तो अगर मान लो किसी पार्टी ने अपना रियल्टर हायर नहीं किया या दोनों पार्टीज ने नहीं किया, तो लॉयर ये काम कर सकते हैं। बट लॉयर का वैसे टेक्निकल काम क्या है कि उन्होंने उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है, बट वो ट्रांजैक्शन जो होता है ना डील सिक्योर करने तक, वहां तक लॉयर का काम नहीं है। जो दोनों की साइड जो टर्म्स निगोशिएट हो रही है, चाहे वो प्राइस है, क्लॉजेस हैं, सो मेनी थिंग्स है ना, वो सारा रियल्टर टिपिकली होता है। बट अगर कोई क्लाइंट है, कोई बायर या सेलर है जिसके पास इनफ नॉलेज है और हैंडल करना चाहे, कैन डू इट डायरेक्टली, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये दोनों एंड पे, बायर एंड पे भी और सेलर एंड पे भी? बिल्कुल, यस। ओके। क्योंकि ये बहुत ऐसा मतलब
देखने को मिलता है जब बंदा नया नया आता है ना, तो उसको फर्स्ट इंप्रेशन यही पड़ता है कि शायद मैंडेटोरी है, कि उनकी रियल्टर के बिना शायद नहीं ले पाते हैं। नहीं, ऐसा प्राइवेट कुछ नहीं है। डील्स भी होती हैं, हम लोग आमतौर पे देखते रहते हैं। बट एनीवेज वो एक शायद सेपरेट टॉपिक निकल जाएगा प्राइवेट डील्स का उसका। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कि अगर किसी बंदे ने, लेट्स सी कि मैं ही हूँ, मैंने ये सोच लिया कि आज मुझे रियल्टर बनना है ना, ठीक। उस बात पे मैं बाद में आऊँगा कि थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। बट अभी के लिए मैं ये पूछूंगा कि कोर्स क्या होते हैं, क्या नाम है उस कोर्स का, और वो कहाँ से किया जाता है वो कोर्स, उस स्ट्रक्चर के बारे में बताओ। ठीक है, पहले तो हर प्रोविंस का अपना कोर्स होता है। ओके, अगर कोई रियल्टर का लाइसेंस लेना चाहता है तो एक स्पेसिफिक प्रोविंस का लाइसेंस मिलेगा। अच्छा, ठीक है, चाहे सारे अंडर कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन आते हैं, बट हर एक प्रोविंस का अपना लाइसेंस है। ट्रांसफरेबल है ये? हाँ, उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस रहता है कि मेजोरिटी कोर्स आपके ट्रांसफर होते हैं, बट जो प्रोविंस स्पेसिफिक रूल्स हैं वो उसके लिए कोई ना कोई होता है वो। बट इट्स इजियर प्रोसेस, बट ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोविंस छोड़ा दूसरे में गए और काम करने लग गए। आपको कुछ ना कुछ ट्रांजिशन के लिए करना पड़ता है। ठीक है। बट जिस प्रोविंस में भी अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे कोई ना कोई बॉडी है, कोई ना कोई कॉलेज है जो कोर्स रन करता है। जैसे हम ओंटारियो में, कनाडा में बैठे हैं जहाँ पे ऑटावा में, तो ओंटारियो में हम्बर कॉलेज है टोरंटो एरिया में, वो रन करता है रियल एस्टेट का कोर्स। ओके, तो ये पहले कॉलेज से नहीं होता था ना? अब पहले नहीं, काफी साल पहले ओंटारियो रियल एस्टेट एसोसिएशन का अपनी एक ब्रांच थी जो ये सारा कुछ रन करती थी। बट फॉर सम रीजन उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, तो उन्होंने अब वही काम हम्बर कॉलेज से दे दिया। एक ही कॉलेज पूरे ओंटारियो? हाँ जी, हम्बर कॉलेज बहुत पॉपुलर है अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, से हम हिंदी में बात कर रहे हैं, बहुत सारे अपने इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, तो उन्होंने एक ये एक्स्ट्रा कोर्स ऐड कर दिया है। और वो रन मतलब रेगुलेटेड बाय ओंटारियो रियल एस्टेट एसोसिएशन है, बट टास्क वो कॉलेज को मिला हुआ है। ओके, कितना लंबा कोर्स है? गुड क्वेश्चन। ऐसे कोई ड्यूरेशन नहीं है, ये कोई टिपिकल कॉलेज कोर्स नहीं है। इसमें नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। ठीक है, 4 कोर्सेज हैं। ठीक है, और 2 उनकी सिमुलेशंस हैं। टोटल कह सकते हो 6 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, और अपने ऊपर है कितनी जल्दी कर सकते हो या कितनी जल्दी एग्जाम की डेट मिलती है। अगर कोई बंदा ठीक ठाक टाइम लगा पा रहा है जॉब के साथ या कोई और जो भी टास्क चल रहे हैं साथ में, तो वो अराउंड 6-7 मंथ्स एक एवरेज बंदा लेता है। बट ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है। मिनिमम कुछ भी नहीं है कि भाई मिनिमम 2 वीक्स 2 मंथ्स या समथिंग लगाने चाहिए, कुछ भी नहीं है। बट ये ना कि ये पॉपुलर कोर्स है, तो अगर आप बहुत स्पीड से कर भी रहे हो तो आपको एग्जाम की डेट कब मिल रही है वो भी डिपेंड करता है ना उस तो पे है। जैसे आपने बताया कि हमारे कॉलेज में होता है, ये तो कॉलेज जाना पड़ता है इसको करने के लिए? ऑप्शन दोनों है, फिजिकल भी, इन पर्सन भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी है। ओंटारियो बहुत बड़ा है, राइट? तो जैसे ऑटावा में कोई पढ़ रहा है तो वो टोरंटो 5 घंटे दूर कोर्स करने नहीं जाएगा, तो ऑनलाइन है ऑप्शन। तो इसमें कुछ नंबर ऑफ आवर्स की क्लासेस तो हैं जो उसको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, राइट? सिमुलेशन जैसे मैंने बोले ना, वो आपको मतलब एक डेडिकेटेड टाइम होगा, एक विंडो रहेगी वीकेंड्स पे या वीकडेज में, उनके डिफरेंट टाइम स्केड्यूल्स होते हैं, उस टाइम पे आपको मतलब अवेलेबल होना पड़ेगा। बट वो भी वर्चुअल है, होता है। ओके, इन पर्सन नहीं जाना वहाँ पे जरूरी। ठीक है। तो इसमें कोई नंबर ऑफ सीट्स का कोई लिमिटेशन है पर ईयर या समथिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कितने भी लोग इनरोल कर सकते हैं? ऐसा कोई लिमिट नहीं एग्जैक्टली। तो कॉलेज की एक उसकी तो कुछ लिमिटेशंस होंगी, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो 100 बच्चे? अभी तक तो मैंने कभी सुना नहीं किसी से कि कोई लिमिट आ गई कि अब आप नहीं अप्लाई कर सकते। जितने सुने हैं, और ये पॉपुलर फील्ड आप भी आसपास देखते हो, बहुत रियल्टर्स बनते हैं, तो मैंने तो आज तक कभी ये लिमिटेशन फील नहीं की कहीं पे भी। ओके, और थ्रू आउट द ईयर कभी भी रजिस्टर कर लो? हाँ जी। ओके, वो सीक्वेंस में कोर्सेज खत्म करने हैं, कोर्स 1 to कोर्स 6, तो वो जब चाहो स्टार्ट कर सकते हो। और एग्जाम भी ऑनलाइन हो जाता है? एग्जाम ऑनलाइन है। नाइस। कितना पैसा लगता है इसको करने में? अगेन चेंज होता रहता है। जो मैंने लास्ट टाइम किसी से पता किया था, जो मेरे ब्रोकरेज में कोई ज्वाइन किया था किसी ने, तो उनका अराउंड $5,000 का, 5,000 कैनेडियन डॉलर्स का एक्सपेंस है सारे मॉड्यूल्स आगे सारे कंप्लीट करने में। एज्यूमिंग कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा कर रहे हो, जैसे होता है ना कुछ अटेम्प्ट्स के बाद अगर आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा, ऑफ कोर्स दोबारा से, बट अगर आप एस ले रहे हो हर जगह, तो देन आप 5,000 के अराउंड एक्सपेंस मान के चलो कोर्स कंप्लीट करने का। अच्छा, अगर मैं आपसे एक लाइनर क्वेश्चन पूछूं कि कौन सी बॉडी है जो इस कोर्स को ऑर्गेनाइज कराती है, ड्यूरेशन इसकी कितनी है, और इसमें लगभग कितना पैसा लग जाता है, तो इसका वन लाइनर आंसर क्या होगा? ओंटारियो रियल एस्टेट एसोसिएशन जो है वो रन करती है, बट कॉलेज हम्बर कॉलेज में होता है ये कोर्स, और रफली टाइम लेके चलो 6 से 7 मंथ्स लोग लेते हैं, और $5,000 का एक्सपेंस है रफली। ये समरी है पूरे, मतलब एक कोई प्रिपरेशन अगर करना चाहता है तो 1 लाइनर। सो आपके एक्सपीरियंस से अगर माने तो मुश्किल कोर्स है? हम जिस ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं ना हिंदी में, हम इतने कंपैरेटिव एनवायरनमेंट से आए हैं इंडिया से, कुछ भी कोर्स मुश्किल नहीं है। कोर्स में लर्निंग बहुत है, क्योंकि यहाँ पे घरों के स्ट्रक्चर्स बहुत डिफरेंट हैं।
सो मच टू लर्न, घर कैसे बनते हैं, अगर कोई प्रॉपर वे में सीखना चाहे तो आई वोंट से कि कोर्स ईजी है, बट जो अगर आप इंडिया से कुछ भी पढ़े हो, हम बहुत ज्यादा स्टडी कर चुके हैं, राइट? तो अगर सीखने की इंटेंशन है, नॉट जस्ट कि हमने लाइसेंस लेना है, देन थोड़ा इंटेंस है, बट एग्जाम पास करना मुश्किल नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए भी मिलते हैं, है वेबसाइट जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन लेने हो अगर जस्ट बिफोर द एग्जाम, वो सब अवेलेबल है। बट ये कि कोर्स मटेरियल बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इससे एक नया क्वेश्चन निकला कि मेरा ना 2 साल पहले सरी जाना हुआ वैंकूवर की तरफ। वहाँ पे लोगों ने ना कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं इन चीज़ों को के लिए, रियल्टर के कोर्सेज के लिए या मॉर्गेज के कोर्सेज के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिसमें वो कोचिंग देते हैं, पैसा लेते हैं, फिर एग्जाम पास करवाते हैं। यहाँ भी है वो कल्चर? ऑटवा में तो मैंने देखा नहीं, टोरंटो में मैंने बैनर्स देखे हैं, यस, बट मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई जरूरत है। ठीक है, कोर्स बहुत अच्छा डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। आपके पास अगर आप वर्चुअल कर रहे हो तो वापस जाके जो मर्जी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। मैंने कभी ज्यादा इंक्वायरी नहीं की कि वो प्रैक्टिस कैसे करवाते हैं, क्या होता है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत है। वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, बट नॉट नीडेड फॉर श्योर। ओके, वेल एंड गुड। बच्चे ने कोर्स कर लिया, मेहनत की, एग्जाम पास कर लिया, उसको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है कुछ? हाँ जी, ईच कोर्स जो पास करते हो उसका एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। ठीक है, बट जब आप सारे कोर्स पास कर लेते हो, अभी रियल्टर नहीं बनते हो, यू आर एलिजिबल टू बी ए रियल्टर। एग्जैक्टली। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या पास करने के बाद वो रियल्टर का काम शुरू कर सकता है? ब्रोकरेज ज्वाइन करनी होती है कोई ना। ठीक है, आई एम श्योर आपने ब्रोकरेज टर्म बहुत ऑफन सुनी होगी, ऑडियंस ने भी बहुत ऑफन सुनी होगी। बट जब आप ब्रोकरेज ज्वाइन करते हो तो ब्रोकरेज के थ्रू आपका लाइसेंस अप्लाई होता है, एंड देन फिर आप रियल्टर बनते हो। ओके, तो यानी कि ब्रोकरेज एक ऐसी कंपनी है जिसके अंडर आपको आना ही आना पड़ता है। ब्रोकरेज की एग्जैक्टली वो एक एंटिटी है जिसके साथ आप एफिलेटेड हो, आपका एम्प्लॉयर नहीं है, वो बिजनेस आपका अपना है। वो एक एंटिटी है जिसके साथ हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर कोई ब्रोकरेज ज्वाइन किया तो आप उनके साथ बाउंड हो। आप ब्रोकरेज चेंज कर सकते हो, लाइसेंस ट्रांसफर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट ये है कि इन ऑर्डर यू टू बी लाइसेंस्ड तो आपको किसी न किसी के साथ रहना पड़ेगा, किसी न किसी ब्रोकरेज के साथ। ठीक है, तो आपने बताया लगभग 5000 जो है वो कोर्स में लग गए थे। अब ब्रोकरेज में आकर वो लाइसेंस अप्लाई होगा, तो उसमें कितना पैसा लग जाता है? वो वेरी बहुत करता है। जब हम ब्रोकरेज की बात करते हैं ना, जो ब्रोकरेज ज्वाइन करनी है, टन्स ऑफ देम। ओके, बहुत ब्रोकरेजेस हैं, कुछ लोकल ब्रोकरेजेस हैं, कुछ नेशनलाइज्ड हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं। अच्छा, वो फ्रेंचाइज मॉडल पे चलती है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की सर्विस चाहिए ब्रोकरेज से, और उस हिसाब से फी है। मैंने $50 पर मंथ भी देखी है, मैंने $500 पर मंथ भी देखी है फी ब्रोकरेजेस की। सो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का एक्सपेंस करना चाहते हो, और इन टर्न आपको किस टाइप की सर्विस मिल रही है जो आपको चाहिए। तो अगर इसको हम डिवाइड करें कि आप ब्रोकरेज में जब अप्रोच किया आपने ब्रोकरेज को किसी को, तो कौन कौन सी फीस आपको देनी पड़ेगी? लाइक जैसे मॉर्गेज वाला मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया था, तो उसमें होती है एक लाइसेंस फीस होती है जो गवर्नमेंट को जाती है, देन एक ब्रोकरेज की फीस होती है जो जस्ट आप जो बता रहे थे, और तीसरा एक इंश्योरेंस की फीस होती है। इसमें भी ये सेम ही चीज होती है, इसमें और भी कोई और? देखो, कोई भी लाइसेंस प्रोफेशन है अगर कनाडा में, जितनी मेरी नॉलेज है उसमें आपको लायबिलिटी इंश्योरेंस तो लेनी होती है। ठीक है, और लायबिलिटी इंश्योरेंस आपको रियल एस्टेट बोर्ड के थ्रू मिल जाती है। okay. जिस ब्रोकरेज के साथ भी हो, डजंट मैटर, वो उस सिटी की उस बोर्ड की जो भी फी है वो आप पे करोगे। okay. कुछ बोर्ड में पर मंथ पे करते हो, कुछ में क्वार्टरली पे करते हो, बट एक सर्टेन फी है हर एक बोर्ड की, उसके थ्रू आपको सर्विसेज मिल रही है, उनका एक्सेस मिल रहा है डेटाबेस का, जो भी है। ठीक है, और ऑन टॉप आपकी कुछ ना कुछ रियल एस्टेट एसोसिएशंस की फीस होती हैं, जो आपको वो ओवरऑल आपका लाइसेंस एक्टिव रखने के लिए है, या उनका जो भी डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं, उनकी अपनी वेबसाइट्स मेंटेन कर रहे हैं, वो उसकी फी है। वो हर एक रियल्टर सेम पे कर रहा है। अगर कोई मान लो ऑटवा में रियल्टर है, वो ये दोनों चीज जो है, वो रियल एस्टेट बोर्ड की फी और एसोसिएशन की जो फी है वो सेम पे कर रहा है, क्योंकि वो एक ग्लोबल लेवल पे pretty much आ रही है सिटी में। ठीक है, तो ये वाली फीस रियल्टर डायरेक्टली ही उन बॉडीज को दे रहा है या ब्रोकरेज दे रही है, फिर ब्रोकरेज रिकवर कर लेती है आप लोगों से? ऑटवा में डायरेक्टली रहता है बोर्ड को, बट आई नो कुछ कुछ सिटीज में ब्रोकरेज के थ्रू है। तो ये वेरी करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिपेंडेंट रन होते हैं बोर्ड, रेगुलेटेड है, बट एक अपना अपना ऑपरेशन है सबका। ठीक है, इसको थोड़ा इजी करते हैं। मान लो कि जब बंदा ब्रोकरेज के पास गया, तो अच्छा, बीच में हमने एक चीज छोड़ दी, लाइसेंस फीस। लाइसेंस की भी कोई फीस है जो गवर्नमेंट को जाती है? ये पहले तो आपने जो कोर्स ले लिया वो फी पे कर दी, उसके बाद आपने जो
अप्लाई किया, उसकी स्मॉल फी रहेगी, उसके बाद आप मंथली या क्वार्टरली कुछ ना कुछ बोर्ड को पे कर रहे हो, बोर्ड को या एसोसिएशन को पे कर रहे हो कंबाइंड, एंड देन आप जिस ब्रोकरेज के साथ हो उनकी भी कोई ना कोई मंथली फी है, क्योंकि आप उनकी फैसिलिटीज यूज कर रहे हो, चाहे उनका ऑफिस यूज कर रहे हो, उनका सिस्टम यूज कर रहे हो, तो उनकी भी कुछ ना कुछ फी रहेगी। ओके, तो एक आइडिया अगर लगाएं कि अप्रोक्सीमेटली, मैं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं निकालना चाह रहा हूँ, तो कितना पैसा उसको इनिशियली ब्रोकरेज को देना पड़ जाता है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, बोर्ड की फीस और ब्रोकरेज की फीस? इनिशियली लेट्स कीप द कोर्स फी असाइड। कोर्स के अलावा अगर कोई बंदा कॉन्स्टेंटली बिजनेस चला रहा है, उसका मान के चलो कि 3-4 हज़ार का साल का एक्सपेंस है, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करो या ना करो। ये बहुत एक वेग नंबर है, क्योंकि ब्रोकरेज की फी वेरी बहुत करेगी, बट एक रफ रेफरेंस के लिए आई थिंक नंबर इनफ है कि इतनी फी आपकी होगी कहीं ना कहीं। ओके, वेल एंड गुड। तो लगभग सेम से नंबर निकल के आ रहे हैं मॉर्गेज वाले और रियल्टर के भी। तो फिर भी माने कि अगर कोई बंदा रियल्टर का कोर्स करने का सोचा है जिसने, यानी कि काम करना चाहता है उसमें, तो 5,000 का कोर्स हो गया और 1 साल तो एटलीस्ट वो करके देखेगा, तो $3-4 हज़ार ये, तो यानी कि उसके $8 से 9 हज़ार जो हैं मोटा मोटी एक बिजनेस को सेटअप करने में पहले साल लग जाएंगे, चाहे वो ट्रांजैक्शन करे चाहे ना करे। यस एंड नो, क्योंकि ये तो एक बेयर मिनिमम अमाउंट है अपना लाइसेंस रिटेन करने के लिए। बट अगर आप बिजनेस चाहते हो, कहीं ना कहीं कुछ स्पेंड करोगे, अपने बिजनेस कार्ड बनाओगे, कोई ना कोई मार्केटिंग एक्सपेंस करोगे, तो ये नंबर ऑफ कोर्स इससे ज्यादा ही होगा, बट ये बेयर मिनिमम है। एग्जैक्टली। ओके, मेक सेंस। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि एक कॉलेज है और आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोग अप्लाई भी करते होंगे। कुछ नंबर्स हैं आपके पास, कितने लोग अप्लाई करते हैं या कितने लोग लाइसेंस ले लेते हैं? ऐसे तो नंबर्स अवेलेबल नहीं होते आई थिंक कॉलेज स्पेसिफिक है, बट हाँ, हर एक बोर्ड अपना नंबर मेंटेन करता है और पब्लिकली अनाउंस भी करते हैं मोस्टली, या रियल्टर्स को पता होता है कि उन सिटीज, जिस सिटी में वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे टोटल कितने रियल्टर्स हैं। नंबर्स तो थाउजेंड्स में होते हैं हर सिटी में। अगर सिटी जैसे हम ऑटोमा में बात करें, ऑटोमा में 4,000 से ज्यादा रियल्टर्स हैं। ओके, इसका मतलब एक्टिव रियल्टर्स या कोर्स करने के बाद वाले सब आ गए इसके अंदर? इसके 4,000 प्लस वो रियल्टर्स हैं जिनका लाइसेंस एक्टिव है। एक्टिव रियल्टर्स और नॉन एक्टिव वो एक थोड़ा सा डिफरेंट टर्म आएगा, बट इनके लाइसेंस एक्टिव है, इन्होंने रिन्यू किया हुआ है अपना लाइसेंस। अच्छा, ठीक है। अब बंदे ने कोर्स भी कर लिया, ब्रोकरेज भी ज्वाइन कर ली, और ये जो स्टेप है ब्रोकरेज ज्वाइन करने वाला, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि मॉर्गेज में भी मुझे ऐसा समझ में आया था कि थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। एक तो बंदा नया इंडस्ट्री के अंदर, काफ़ी लोगों से इन्फ्लुएंस भी हो गया होगा वो, जहाँ से उसने सुनी होगी कोर्सेज के बारे में। तो एक अच्छी ब्रोकरेज चुनना कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये कैसे क्लियर हो सकता है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बट एट सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छी ब्रोकरेज चूज करोगे तो आपको बिजनेस ला के देंगे। मे बी हियर एंड देयर आपको कोई लीड आ जाएगा, बट ब्रोकरेज अगर हंड्रेड्स ऑफ रियल्टर्स मैनेज कर रहे हैं, वो आपको बिजनेस नहीं ला के दे सकते, बट वो एक सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके पास जो भी लीड आएगा, चाहे वो वंस इन ए वाइल ब्रोकरेज ने दिया है, चाहे वो आप खुद लेके आए हो, तो कैसे हैंडल करना है। ठीक है, आपने कोर्स कर लिया है, बट यू नो जस्ट लाइक एनी कोर्स, एनी डिग्री, जो आपने पढ़ा होता है, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो बहुत डिफरेंट होता है। या जो इम्प्लीमेंट करना है वो एक आपकी ऑनगोइंग नॉलेज है ना, तो वो ब्रोकरेज आपको सिखा रही है। कुछ ब्रोकरेजेस में ऑनगोइंग कोई ना कोई वर्कशॉप, कोई कोर्स चलता रहता है। कुछ ब्रोकरेज में मे बी वो ना हो, तो आपको उसके बेस पे असेस करना है, एंड उसके साथ आपने फी रखनी है कि जितना पे कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि हम अनलिमिटेड बजट लेके आ रहे हैं कि नया बिजनेस है, यू नो, वो बैलेंस ट्राई करना है कि अगर मान लो आपको कोई है ब्रोकरेज, ठीक है, मे बी वो आपको शायद इतने कोर्सेज नहीं दे रहे, बट मे बी उनके पास ऐसा सिस्टम है कि आपका क्वेश्चन हो तो आपके लिए वो अवेलेबल है, वो भी बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो ब्रोकरेज ज्वाइन करना बहुत बड़ा स्टेप है। तो मैं तो कहता हूँ कि जब आप लाइसेंस लेके ब्रोकरेज ज्वाइन करते हो, है ना, ब्रोकरेज ज्वाइन करना है मींस ब्रोकरेज आपको हायर नहीं कर रही है, एक तरह से आप ब्रोकरेज की इंटरव्यू ले रहे हो। It's the other way around. आपने कमा के ब्रोकरेज को देना है। आप एक अपना इनकम का कुछ परसेंटेज ब्रोकरेज को दोगे। पहले देखो सही कि वो आप ब्रोकरेज आपके लिए है कि नहीं। तो जब जाओ, अपनी प्रिपरेशन करके जाओ, अपनी लिस्ट बना के जाओ कि मैंने क्या क्या पूछना है। उनके क्वेश्चंस होंगे, उनके चाहे आप फॉलो अप अपॉइंटमेंट करो, उनकी ब्रोकरेज में आके और रियल्टर से बात करो कि वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। ओके, कुछ 1, 2, 3 कोई रेड फ्लैग्स हैं ब्रोकरेज के कि अगर ये सब हैं तो दूर रहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बात करके पता चलेगा। और दूसरा, आसपास देखो, जो आपकी कम्युनिटी में अच्छे रियल्टर आपको दिखते हैं जो काम कर रहे हैं, वो कौन सी ब्रोकरेज के साथ हैं। यहाँ पर एक सब क्वेश्चन आ रहा है,
जब ब्रोकरेज ज्वाइन की है किसी रियल्टर ने, वो डायरेक्टली करता है या कोई टीम के अंदर आता है या कोई टीम लीडर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है? गुड क्वेश्चन। तो दोनों स्ट्रक्चर चलते हैं। अच्छा। अगर मैं मान लो आज नया लाइसेंस अप्लाई करने जा रहा हूँ, मेरे कोर्स हो गए हैं, तो अब मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं ABC किसी ब्रोकरेज के पास जाऊं और मैं बोलूँ कि मैंने आपको ज्वाइन करना है क्योंकि मुझे आपका स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो विच मीन्स के मैं डायरेक्टली उनके साथ एफिलिएटेड हूँ, तो मैं एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ माई जो पे चेक आएगा या जो भी कमीशन आएंगे वो मैं ब्रोकरेज को दूंगा क्योंकि वो उनके साथ एग्रीमेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम जो मैंने मंथली कॉस्ट की बात की थी, वो एक सेपरेट चीज है ना। देन दूसरी ऑप्शन होती है टीम में। टीम क्या होता है कि कोई एक ब्रोकरेज के अंदर जितने रियल्टर्स हैं उनमें से कोई एक हो सकता है कोई रियल्टर जिसका वॉल्यूम अच्छा है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और वो एज अ टीम रन कर रहा है, विच मीन्स कि उनके साथ थोड़े से और रियल्टर्स हैं जो उस बंदे के अंडर काम कर रहे हैं। टेक्निकली वो फ्रॉम दी बोर्ड पर्सपेक्टिव वो रियल्टर उस ब्रोकरेज के साथ ही है, बट मिडल में एक टीम है, विच मीन्स कि ये 4-5 रियल्टर मिलकर कह रहे हैं कि हम इकट्ठे एज अ टीम काम कर रहे हैं उसी ब्रोकरेज के अंडर। बट अगर कोई बंदा मान लो ये ऑप्शन चूज करता है कि मैंने एक टीम के थ्रू ब्रोकरेज ज्वाइन करनी है, देन ऑफ कोर्स वो टीम लीड जो है वो उनको उस टाइप की सर्विस दे रहा होगा, मे बी लीड्स दे रहे हैं या उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस मिल रही है अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज, तो टीम लीड भी कोई ना कोई स्प्लिट लेगा, कोई ना कोई उनके कमीशन में से एक शेयर टीम लीड को भी जाएगा अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज, वो तो जा ही रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन से स्ट्रक्चर में जाना है। तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, अगर टीम का स्ट्रक्चर है तो उसमें टीम लीडर को तो आपसे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, अदर टीम मेंबर्स को कुछ नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, राइट? दैट्स राइट। वो मतलब डिपेंड करता है आप टीम कैसे चला रहे हो, बट मोस्टली जो टीम चलती है ट्रेडिशनली वो ऐसी चलती है कि टीम लीड जो है वो एक तरह से कह दो कि छोटी कंपनी चला रहा है और सारे उनके काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिनका अपना अपना बिजनेस है। मे बी कुछ बिजनेस ऊपर से आ रहा होगा नो डाउट लीड से, तभी उनके साथ वो स्टिक कर रहे हैं, बट अपना अपना बिजनेस है क्योंकि वो टीम लीड उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है और उसका कुछ शेयर जो है बनता है, ठीक है, वो एक लीड को जा रहा है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, एक नए रियल्टर को टीम ज्वाइन करनी चाहिए या डायरेक्टली ब्रोकरेज के अंदर आ जाना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके ऊपर है। डिपेंड करता है पहले तो आप कितना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, कितनी आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, राइट। अगर आपको कोई ब्रोकरेज ही ऐसी मिल जाए जिसमें आपको वन ऑन वन ट्रेनिंग भी मिल रही है और जो आपको शुरू में एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए वो अगर मिल रहा है, मे बी आपको टीम की जरूरत नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि आपको कम्युनिटी में कोई ना कोई ऐसा टीम लीड या कोई एक्सपीरियंस रियल्टर जानता है जो मे बी अभी टीम ग्रो भी नहीं कर रहा हो, बट आप मे बी उसको अप्रोच करना चाहते हो कि आप हायर करना चाहते हो अपनी टीम में कि नहीं, वो आपके ऊपर है, आपका कनेक्शन कहाँ पे बन रहा है। तो उसको सिर्फ इस पे में ना देखो कि मैंने टीम ज्वाइन की है तो मुझे वो उस बंदे को शेयर देना पड़ेगा। ओके, आप जो ज्वाइन कर रहे हो, आपने टीम ज्वाइन की थी इनिशियली? नहीं, मैंने नहीं की थी। ओके, तो आपको ब्रोकरेज से जो है वो सपोर्ट मिल जाए तो यू कैन स्टिल सर्वाइव, राइट? अगर आप का माइंडसेट ठीक है तो कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि एंड ऑफ द डे बिजनेस आपका अपना है, लीड्स आप खुद लेके आ रहे हो, बायर्स और सेलर्स या टेनेंट्स आपने खुद ढूंढने। ओके, ये एक बड़ा डिफरेंस है क्योंकि मॉर्गेज इंडस्ट्री में इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप किसी टीम के अंदर जाओ क्योंकि वहाँ लर्निंग सॉफ्टवेयर और डॉक्यूमेंटेशन की ये बहुत ज़्यादा है जो कि ब्रोकरेज कभी नहीं दे पाता है आपको। उसके लिए आपको एक, और वहाँ एक और चीज़ होती है, एक प्रिंसिपल ब्रोकर होता है उनके ऊपर, तो यहाँ भी ऐसा कोई? हर एक ब्रोकरेज का एक ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड है, ओके, जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वहाँ पे ओनर है उस ब्रोकरेज का, नॉट ऑलवेज, ठीक है, बट वो एक बंदा है जो मेक श्योर कर रहा है कि सारे ऑपरेशंस ठीक से रन हो रहे हैं। ऑलराइट, ब्रोकरेज एक कंपनी है, ब्रोकरेज का एक ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड है, एक कंप्लायंस ऑफिसर है, वो मेक श्योर कर रहा है कि सारी चीजें कंप्लायंट वे में हो रही हैं सारी, और ट्रेड्स बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत फ्लो हो रही है, लोगों के डिपॉजिट्स आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, कमीशन आ रहे हैं, तो ब्रोकरेजेस के ऑडिट्स बहुत होते हैं, CRA ऑडिट्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई ब्रोकरेज एक बहुत बड़ी एंटिटी है और ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड वो होता है जो पूरे ऑपरेशन को मैनेज करता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाता हूँ, रिफ्रेज करता हूँ, कोशिश करूंगा इजी बनाने की। एक ही डेजिग्नेशन है रियल्टर के अंदर, इस रियल स्टेट के अंदर लाइसेंस्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मॉर्गेज के अंदर मॉर्गेज एजेंट लेवल 1 इज द फर्स्ट डेजिग्नेशन, मॉर्गेज एजेंट लेवल 2 इज द सेकंड डेजिग्नेशन, देन मॉर्गेज ब्रोकर इज द थर्ड डेजिग्नेशन, देन प्रिंसिपल ब्रोकर इज अनदर डेजिग्नेशन जिसके लिए मॉर्गेज ब्रोकर होना जरूरी है। ऐसी डेजिग्नेशंस ये सब अलग अलग लाइसेंस्ड है, यहाँ भी होती हैं। यस, यहाँ पे जैसे हमने बात की रियल स्टेट सेल्स पर्सन या इसी को कहते हैं रियल स्टेट एजेंट, एक इससे नेक्स्ट वाली डेजिग्नेशन है रियल स्टेट ब्रोकर या ब्रोकर अकेला वर्ड यूज करते हैं।
वो टिपिकली होता है कि विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आप कॉलेज में जाके दोबारा कुछ कोर्स करते हो, वो कोर्स आने के बाद आप फिर रियल एस्टेट बोर्ड में उसका प्रूफ भेजोगे कि मैंने ये कोर्स कर लिया है, एंड देन आपकी जो वो डेजिग्नेशन है वो अपग्रेड हो जाएगी टू ब्रोकर। ओके, कितना एक्सपीरियंस चाहिए उसमें? 2 साल का टिपिकली होता है, ठीक है, और उसके बाद आपको फिर ब्रोकर की डेजिग्नेशन मिल जाएगी। ठीक है। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा एडिशनल? बेनिफिट देखो ऐसा सच है कि अगर तो किसी ने जैसे ब्रोकर ऑफ रेकर्ड बनना है, किसी ने अपनी ब्रोकरेज खोलनी है, वो ब्रोकर ही खोल सकता है। ब्रोकर इज द ओनली वन जो ब्रोकर ऑफ रेकर्ड बन सकता है ना? बाकी अगर टीम ग्रो करनी है, टीम ग्रो करने के लिए अपने टीम लीड बनना है, तो आपको ब्रोकर होना जरूरी नहीं है। आप एज रियल एस्टेट सेल्स पर्सन भी टीम ग्रो कर सकते हो, बट ये है कि जब आप रियल एस्टेट ब्रोकर होते हो तो थोड़ा सा वो मतलब लगता है टाइटल देख के कि ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है। तो आई वुड से कि हर कोई बंदा ब्रोकरेज तो नहीं खोल रहा। अगर कोई किसी के साथ काम कर रहा है, कोई बायर या सेलर किसी के साथ काम कर रहा है और बंदे की डेजिग्नेशन रियल एस्टेट ब्रोकर है, वो थोड़ा सा क्लाइंट को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं शायद एक्सपीरियंस और ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो है ही है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा कोर्स किया है, सारा कुछ किया, तो प्रोसेस के थ्रू ऐसा नहीं है कि जस्ट टाइटल अपडेट हो गया, ऐसा नहीं है ना। दैट्स व्हाई बड़ा सिस्टमेटिक प्रोसेस दिख रहा है, सोच समझ के ही बनाया है उन्होंने, लाइसेंस देने वालों ने भी। क्योंकि सीधा ही नया बंदा आज कोर्स किया, कल बोल रहा है मेरे को ब्रोकरेज स्टार्ट करनी है, नहीं बेटा 2 साल रुको, ब्रोकर बनो और उसके बाद। दैट मेक सेंस। अच्छा, ब्रोकर के बाद डेजिग्नेशन को ब्रोकर ब्रोकर है, उसके बाद हाँ किसी ने जैसे मैंने बोला कि ब्रोकरेज खोलनी है तो वो ब्रोकर और रेकर्ड बन सकते हैं। या जैसे अब ब्रोकरेज जैसे जो बड़े वाली होती है जिनके डिफरेंट ऑफिसेज हैं, मे बी डिफरेंट सिटीज में भी ऑफिसेज हैं, तो हर ऑफिस वो खुद से एक ब्रोकर रेकर्ड तो मैनेज कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो कोई लोकल ऑफिस का ब्रोकर मैनेजर असाइन कर सकते हैं जो ऑफिस में मैनेज करता है। ठीक है, तो वो भी ब्रोकर ही हो सकता है। ओके ओके, दैट मेक सेंस। तो ब्रोकरेज के अंदर बंदा आ गया, उसने फीस भी दे दी, उसने अपना काम भी शुरू कर लिया, वो अपने लेवल 1 पे आके काम करेगा और लेट्स से कि इंडिपेंडेंट भी काम कर रहा है। अब उसको मार्केट में जब काम स्टार्ट करना है तो क्या प्रिपरेशंस करनी होती हैं? जैसे आपने बोला था कि चलो इस प्रिपरेशन को हम 2 मिनट बाद उठाएंगे, उससे पहले आपने एक कमीशन वर्ड को यूज़ किया था, राइट? कमीशन स्ट्रक्चर को समझाओ कि क्या कमीशन का क्या मतलब था आपका, क्योंकि आपने बीच में बोला कि टीम लीड को भी देना पड़ेगा, ब्रोकरेज से जो आएगा, तो बिल्कुल जीरो से समझाओ कि कैसे आता है पैसा। जीरो समझाऊंगा कि अगर आप रियल्टर बन रहे हो, आपकी इनकम जीरो से स्टार्ट हो रही है। ओके, कोई आपकी बेसिक सैलरी नहीं है। ठीक है, 100% कमीशन है। तो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आपका अपना बिजनेस है। ठीक है, आप जितनी ट्रांजैक्शंस करोगे, हर एक ट्रांजैक्शन का परसेंटेज आएगा, वेरी करता है डील टू डील, आपको एक परसेंटेज आएगा, वो आपका कमीशन है जो आपने उस ट्रांजैक्शन में अर्न किया है, और उसी का आप परसेंटेज ब्रोकरेज को दे रहे हो, या अगर टीम में हो तो टीम मेंबर, टीम लीड को दे रहे हो। ओके, तो वो वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो कोई ट्रांजैक्शन की तो उसका जो पैसा था, वो कमीशन जो था वो ब्रोकरेज में आता है। यस। तो पहले इसको यहाँ ब्रेक डाउन करते हैं कि इंडस्ट्री एवरेज क्या है कि कोई ट्रांजैक्शन करने पे कितना पैसा ब्रोकरेज को जाता है। डिपेंड करता है आप सेलर के साथ काम कर रहे हो, बायर के साथ कर रहे हो, बट अगर बहुत एक रफ सा रेफरेंस है तो एवरेज 1.5 से 2.5% एक कह सकते हैं ऑफ दी टोटल ट्रांजैक्शन, जितनी की अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो रही है, ओके, वो टोटल कमीशन बनता है जनरली एक बंदे का, जो कि ब्रोकरेज में पहले आएगा। ठीक है, और ब्रोकरेज के साथ जो आपका एग्रीमेंट हुआ है कि कितना परसेंटेज वो रखेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है भाजी इसमें। एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से हम बात कर रहे हैं एक रियल्टर ना बायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? यही एग्जांपल लिया आपने। हाँ जी। तो 1.5 से 2.5% मोटा मोटी ब्रोकरेज में आ जाता है। ठीक है, मेक सेंस। तो अब यहाँ से ब्रोकरेज में से फिर अब मान लो कि टीम लीड नहीं है, हाँ जी, तो कितना पहुंचता है? वो डिपेंड करता है। कुछ ब्रोकरेज जो आपसे 5% कट लेती हैं, कुछ 40% वाली भी हैं। माय गुडनेस, अच्छा, राइट। वही जब कह रहा हूँ ना, ब्रोकर जब आप चूज कर रहे हो, आप सारा कुछ देख के कर रहे हो, आप सिर्फ कॉस्ट के बेस पे नहीं कर रहे हो। अगर कोई ज्यादा आपसे चार्ज कर रहा है, डेफिनेटली वो सर्विस भी उस हिसाब से प्राइस कर रहा है। तो देन बट ये है कि हाँ, ब्रोकरेज के साथ जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है, तो वो परसेंटेज जितनी भी ब्रोकरेज ने रखनी थी, वो काटने के बाद आपको रिमेनिंग ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यानी उस 1.5 से 2.5% का वो कट रख के अपना, मान लो 10% कट है, रख के 90% आपको दे देंगे। हाँ, तो एक जब फ्रेशर नया नया जुड़ता है, तो इंडस्ट्री एवरेज क्या है, उसको कितना परसेंट मिलता है उस 1.5 से 2.5% का? 70%, 80%, एक एवरेज जो मोटा मोटी बोलते हैं ब्रोकरेज पे टोटल? हाँ, एंटायरली नया बंदा भी 90% तक ले सकता है। अगर ब्रोकरेज ऐसी है। काफी ब्रोकरेज ऐसी है जिनमें
बहुत कम कट लेती हैं ब्रोकरेजेस, हम्म। बट दे एक्सपेक्ट कि जो बंदा आएगा वो खुद से अपना इंटायरली रन करेगा, क्योंकि अगर ब्रोकरेज शेयर कम ले रही है तो ऑफ कोर्स वो उतनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, उनके पास उतना सिस्टम नहीं होगा ना वहाँ पे। ठीक है, मिनिमम एक क्या होता है कि भैया इससे नीचे तो कोई नहीं देता, 50% 60%? 60% तो मोस्टली दे देते रियल्टर को मिल जाता है इनिशियली। आफ्टर जो भी मतलब ब्रोकरेज के पास आएगा। 40% से ज्यादा तो मैंने कम ही सुना है, क्योंकि ब्रोकरेज रखती होगी। ओके ओके, ठीक है। एक वेल एक्सपीरियंस जो ब्रोकर होता है, सॉरी नॉट ब्रोकर, रियल्टर जो होता है, जिसको 2 साल हो गए हैं, अच्छा खासा काम करते हैं, डिसेंट जो वॉल्यूम भी क्रिएट करके दे रहा है, वो किस परसेंटेज तक पहुंच जाता है 60 से? ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ब्रोकरेज तो ऐसी हैं कि उनका चाहे आप एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, आपका एक परसेंटेज है फिक्स्ड। तो मैं एक्सेप्शन में लेके चलूंगा कुछ ब्रोकरेजेस को, तो मैं बात कर रहा हूँ एवरेज की, कि मोस्टली जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, शायद इजी हो जाए, कि मॉर्गेज के अंदर जो है वो टिपिकली 50 to 60% पे ही एक नए बंदे की ज्वाइनिंग होती है। आफ्टर 5 to 10 डील्स, नाउ डिपेंड्स अपॉन ब्रोकरेज, आफ्टर 5 to 10 डील्स वो 80% पे पहुंच जाता है। एंड व्हेन ही इज वेल एक्सपीरियंस, 2-3 साल हो गए, तो इट कैन गो टू 90 to 100%। मोस्टली रियल्टर लेके चलो तो क्योंकि मुझे लगता है कि जो मॉर्गेज इंडस्ट्री है ना, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है फ्रॉम वन ब्रोकरेज टू अदर। रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा है ना, बट फिर भी अगर मैं टू थ्रो नंबर्स करूं बात, तो आई थिंक एक 70 to 80% एक नया बंदा शायद ले जाएगा घर आफ्टर द कट। और अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है, चाहे सेम ब्रोकरेज में है, या उसको लगे कि नहीं अब मुझे शायद किसी और ब्रोकरेज में जाना चाहिए जहाँ पे मुझे शायद उतनी गाइडेंस चाहिए नहीं, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो मे बी आप 90 कुछ 95 पे भी चले जाएंगे, डिपेंड करता है। मेक सेंस। अब मान लीजिए कि बीच में टीम लीडर भी आ गया, तो उसका कितना कट जो है वो मार्केट स्टैंडर्ड बोलता है? स्टैंडर्ड कुछ नहीं है उसमें भी ऐसा चलता है? उसमें बहुत वेरी करता है। ओके, कुछ टीम लीड्स मे बी एंटायरली आपको पूरा बिजनेस लेके दे रहे हैं, आप क्लाइंट ढूंढ ही नहीं रहे, ऑफ कोर्स वो मे बी वो 50% भी ले जाए, राइट? डिपेंड करता है आपका एग्रीमेंट क्या हुआ है और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो टीम कितनी बड़ी है, ठीक है? अगर टीम में बंदे बहुत हैं, तो आपको टीम लीड कितना ही बिजनेस लेके दे देगा, क्योंकि एक लिमिट होती है ना कि आप कितने लीड जनरेट करो, कितने आप सॉलिड लीड जनरेट करो। वो क्लासरूम वाला बन जाता है, कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स, यानी कि लीडर के भी कुछ फेवरेट एजेंट्स होंगे, राइट? फिर उनको क्योंकि टीम ग्रो करना मुश्किल नहीं है, टीम ग्रो तो हो जाती है, आप बंदे हायर करते हो, बट टीम रिटेन करना बड़ा मुश्किल है। जस्ट लाइक एनी कंपनी, आप बंदे हायर करने ईजी है, बट अगर आप उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, अगर उनको आप ग्रोथ प्रोवाइड नहीं कर रहे, देन टीम रिटेन नहीं होती। ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। चलो, कमीशन स्ट्रक्चर की हमने बात की, हम इनकम फिगर्स की को टच करेंगे, बट मे बी इस पार्ट के बाद करेंगे। अब मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाता हूँ कि जब बंदे ने नया स्टार्ट करना है ना, तो अब ये सब हो गया, कोर्स हो गया, ब्रोकरेज हो गई, लाइसेंस हो गया, सारी फीस दे दी, सब कुछ दे दिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 स्टेप, लेट्स से कि उसको पहले ही महीने किन 2 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे उसका किक स्टार्ट हो जाए करियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जल्दी पैसा बनाने के पीछे नहीं जाना चाहिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, डे 1। क्योंकि जब आप वो सोचने लगोगे, देन आप ना अपने करियर को डील बाय डील देखने शुरू करते हो कि ठीक है, ये जो क्लाइंट मिला ना, अब इसकी ट्रांजैक्शन इस महीने में करा के रहनी है। ओके, देन उसमें आप जस्टिस नहीं करोगे। कोई एग्जांपल है जो फास्ट, जो आप बोल रहे हो? फास्ट है, मान लो मैं बायर, मान लो कि मैंने आज लाइसेंस लिया, ठीक है, और मेरा कोई बाय चांस फ्रेंड है, ठीक है, क्योंकि शुरू में आपके फ्रेंड सर्कल में से आएगा बिजनेस में, तो आपका कोई फ्रेंड है तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है, मेरे लिए घर देखना शुरू करो। आपकी नॉलेज चलो ठीक है शुरू में कम होगी, बट आपकी इंटेंशन एटलीस्ट अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो आपको पता है कि मैंने, अगर मेरा फ्रेंड है स्पेशली, तो मैंने एक्स्ट्रा नाइस सर्विस प्रोवाइड करके बंदे को ऑनेस्ट सर्विस देनी है, विच मीन्स कि अगर कोई घर अच्छा नहीं है तो बताना है कि घर अच्छा नहीं है। बट अगर आपके दिमाग में नहीं अब तो मेरे पास क्लाइंट आया, अब मैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी है, वो गलत है। ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है, बट वो कहाँ जाके कितना नेगेटिव आपको हिट करेगी, यू डोंट इवन नो। वेरी स्मार्ट। या ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये जो टर्म था ना, जो एग्जांपल था आपका, कि अगर कोई घर अच्छा नहीं है तो बताना है, नहीं तो आदमी के दिमाग में एंड रिजल्ट होता है कि वो ट्रांजैक्शन होके पैसा आना है, राइट? तो ये उसको फिर बताना शुरू कर देता है कि 5 ये पॉइंट अच्छे भी तो हैं, राइट? क्योंकि उसको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी है। वो इतना देखो, जो बायर या सेलर आ रहे हैं ना, वो भी स्मार्ट है। बहुत कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, आप कितनी रिसर्च कर सकते हो कि रियल्टर से क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं। या आप अगर किसी को, मे बी मैं आपके थोड़े क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, ऑलरेडी आंसर दे रहा हूँ, कि
आपको कई बार देखना पड़ता है ऑनलाइन के किसी रियल्टर की, पोटेंशियल रियल्टर की, मे बी आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, आप बायर या सेलर हो पोटेंशियल, आपने सोचना है कि हाँ मैंने रियल्टर हायर करना है, ठीक है, रियल्टर को ऑनलाइन जाके फॉलो करो। आजकल हर रियल्टर जो एक्टिव है वो सोशल मीडिया पे है, देखो कि उनकी पोस्ट, उनकी स्टोरीज किस टाइप की हैं, उनकी सारी स्टोरीज की यही तो नहीं है कि हाँ बेस्ट टाइम टू बाय, ये अच्छा घर है, ये ले लो, इतने प्राइस में शुरू हो रहा है, या उनकी वो थोड़ी नॉलेज बेस्ड जा रहा है, उनके रिव्यूज पढ़ो ऑनलाइन कि लोग क्या कह रहे हैं, रिव्यूज फेक लग रहे हैं कि सारे ही 5 स्टार है और सबने बोला कि बेस्ट सर्विस, या लोगों ने डिस्क्रिप्शन में बताया है कि ये बंदा हमें गाइड करता रहा है कि क्या पिटफॉल्स है जहाँ पे नहीं जाना, क्या अच्छा है जहाँ पे जाएं। ठीक है, मेक्स वो इम्पोर्टेंट है। ओके, नंबर 2 है कि लर्निंग। ठीक है, रियल स्टेट में ठीक है आपने कोर्स कर लिया, स्ट्रक्चर समझ आ गया घर में क्या होता है, या फ्लो समझ आ गया कि ऑफर कैसे सबमिट करते हो, बट एवरी हाउस इज यूनिक, एवरी ट्रांजैक्शन इज यूनिक, एवरी क्लाइंट इज यूनिक, क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा कि ठीक है अगर प्रोडक्ट इंडस्ट्री होती है कि मैं नया बिजनेस वाला हूँ, ठीक है मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा, मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और सर्विस कैसे अच्छी प्रोवाइड करोगे? 1, ऑनेस्ट रहोगे जैसे हमने बात की, 2, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज रहे। तो जितने प्रॉपर्टीज विजिट करोगे, जितने लोगों से बात करोगे, उससे आपकी लर्निंग होगी। तो प्रॉपर्टी विजिट कैसे कर सकता है एक नया रियल्टर? अपॉइंटमेंट बुक करके, जो घर लिस्टेड है ओपन हाउसेज में या घर, अब आपके पास लाइसेंस आ गया है, आप शोइंग अपॉइंटमेंट बुक करो, घर देखने जाओ, क्लाइंट है उनको दिखाओ, या कभी कभी खुद देखने जाना है करो, बट वो आपकी नॉलेज है। अपने फ्रेंड्स को भी यूज कर सकते हो एज अ क्लाइंट, लाइक डमी क्लाइंट, या आप प्रीव्यू करने जा सकते हो। ओके, प्रीव्यू प्रॉपर्टी करने अलाउड है, ओके, एज लॉन्ग एज सेलर ओके उस चीज के साथ। आप जाओ, आप चाहे अकेले अपॉइंटमेंट बुक कर दो, बोल दो कि ये प्रीव्यू है। आई नो मोस्ट लोगों को प्रीव्यू टर्म का पता नहीं है। एज ए रियल्टर आप प्रीव्यू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, विच मीन्स के अगर आप सेलर के रियल्टर हो, आपको मैं कॉल करके बोलूंगा कि मैंने प्रीव्यू करनी है प्रॉपर्टी, इज योर सेलर ओके विद इट? अगर वो ओके, आप अकेले देखने जाओ, उसमें कोई झूठ नहीं है, आपको डमी बायर लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू। ओके, इनिशियली जब कोई भी रियल्टर काम स्टार्ट करता है तो कितने महीने इज ओके विदाउट एनी डील? लाइक अब बीइंग, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, मैं उस पर भी आप पे पूछ रहा हूँ। आई एम प्रीटी श्योर कि कोई रूल तो नहीं है, बट आपको क्या लगता है कि हाउ मेनी मंथ्स? क्योंकि उसमें डीमोटिवेशन भी होनी है उस दौरान, उसको सब कुछ होना है, नया क्लाइंट भी ढूंढना है, तो कितने मंथ विदाउट ए डील इज ओके? पहले तो मेंटली प्रिपेयर हो के आओ कि टाइमलाइंस कैसे वर्क करेंगी। ठीक है, अगर मान लो कि मेरा आज लाइसेंस आया है और मैं लकी हूँ, मुझे आज ही क्लाइंट मिल गया, लेट्स से मैं लकी सिनेरियो की बात करूंगा। ठीक है, मान लो बायर है क्लाइंट, शुरू में बायर्स की ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी, तो वो बायर के साथ आप डील कर रहे हो, घर देखने शुरू किए। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि कल घर पसंद आ जाएगा, मे बी आपको 1 महीना लग गया घर पसंद आने में, 2-3 हफ्ते, या मे बी 1 मंथ तक लग सकता है, क्योंकि आपकी नॉलेज में भी स्टार्ट हो रही है ना। तो तब आपकी मे बी आपने ऑफर डालने का सोचा, आपकी मान लो लकी हो अगेन, आपने ऑफर डाला, एक्सेप्ट हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि आज आपकी डील हुई कल घर मिल जाएगा। ठीक है, मे बी 1-2-3 महीने बाद, 2 महीने बहुत कॉमन टर्म है, तो मे बी आज आपका ऑफर हुआ, 2 महीने बाद आपको घर मिलेगा, विच मीन्स कि आज अगर आपको बायर मिला है, लकी सिनेरियो में आपको 3 महीने बाद आपकी क्लोजिंग हो रही है, विच मीन्स कि आपकी डील कंप्लीट हो रही है। ओके, उसके बाद आपको कमीशन आएगा, ये लकी सिनेरियो है। ठीक है, कमीशन डील क्लोज होने कितने टाइम बाद कमीशन आता है? वो तो डिपेंड करता है ब्रोकरेज के, कईयों में नेक्स्ट डे आ जाएगा, कईयों में हफ्ते बाद आ जाएगा, या मतलब हफ्ता 10 दिन में आ जाता है। ऐसा कोई लंबी वेट नहीं है, वीक टू वीक मैक्सिमम। हाँ, लंबी वेट नहीं है, बट ये है कि ये लकी केस में भी आप 3 मंथ्स वेट कर रहे हो। ठीक है, सो फिर उस हिसाब से लगा लो कि अगर आपको पहला बायर ढूंढने में 1 महीना लग गया तो 1 महीना और ऐड कर लो, तो वैसे कैलकुलेशन जानी चाहिए। सो विच मीन्स के बी रेडी, और ये भी नहीं है लेट्स से कि आपको आज क्लाइंट मिल गया, डील होगी, तो 3 महीने बाद क्या करोगे? अगला उस टाइम पे शुरू करोगे क्लाइंट ढूंढना? नहीं, बेबी पहले चल रहा है। सो एज अ रियल्टर, जो न्यू रियल्टर होना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ रियल्टर आप जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, न्यू लीड्स को ढूंढ रहे हो, वो प्रोसेस भी चल रहा है, और जिनके साथ काम कर रहे हो उनके ऑफर्स भी डाल रहे हो, अगर बायर्स ही हैं। ये 3 चीजें आपकी पैरेलल चल रही हैं। अगर आप एक ही क्लाइंट पे फोकस कर रहे हो और नया नहीं ढूंढ रहे, देन आपका बीच में इसके पाइपलाइन खाली हो रहा है। यहाँ मुझे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है एक्चुअली में, अच्छा कि आपने मेंशन किया इस बात को। जब एक नया रियल्टर है मान लो, अब वो भी तो एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं ना, नया है वो, जब वो डील कर लेगा तभी तो एक्सपीरियंस हो जाएगा।
और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि एक्सपीरियंस रियल्टर गलतियां कम करता है एज कम्पेयर टू किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, रियल्टर की बात नहीं है। तो जब नया बंदा है, जब उसने एक क्लाइंट के साथ उसकी बात चल रही है, जब वो डील क्लोज करेगा 3 महीने में, तो क्या उसको पैरेलली 2-3 बंदों से बात करनी चाहिए? कीप इन माइंड कि वो नया रियल्टर है, क्योंकि कई बार दिमाग में ये रहता है कि मैं एक डील करके देख लूँ, पूरी प्रोसेस समझ लूँ, देन आई विल डुप्लीकेट एवरीथिंग। देखो, जैसे मैंने बोला ना, ये आपके ऊपर आपकी कैपेसिटी, ठीक है, ठीक है। सेकंड, आपका गोल क्या है ना। एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आप सेकंड क्लाइंट हैंडल कर सकते हो विदाउट इम्पैक्टिंग जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, देन व्हाई नॉट करो। बट ये भी मेक श्योर करो कि आपकी लर्निंग अभी चल रही है ना। अगर आपको लगता है कि अभी मेरी लर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करे, मे बी आपको थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा। तो आइडियली आपको क्या लगता है कि कैसा करना चाहिए? क्योंकि 3 महीने के लिए तो नहीं आया वो इस रियल्टर इंडस्ट्री के अंदर, लंबा चलने के लिए आया है। तो इट्स ए गुड आइडिया कि पहली डील को इंडिपेंडेंटली क्लोज कर ले, 0 से एंड तक, ABCD जितने भी स्टेप है उसके सारे। इज इट गुड आइडिया? नहीं, साथ में करो, साथ सारा करो, बट मेक श्योर ये ना करो जैसे कुछ न्यू रियल्टर आते हैं कि आज लाइसेंस आया, कल को फेसबुक सारा भर दिया, पोस्ट लगा कि आई एम द रियल्टर अवेलेबल फॉर एनी क्वेश्चंस। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ ओवर मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। बट इफ आपको वहां से अच्छे लीड्स आने शुरू हो गए, मे बी आपका क्लाइंट सर्कल आपके फ्रेंड्स के थ्रू ऑफ कोर्स आएगा, और वो फ्रेंड सर्कल आपका बड़ा है, मे बी आप अभी लोड ले ही नहीं पाओगे, ना। तो उतनी की मार्केटिंग करो शुरू में जितनी आप हैंडल कर सकते हो। सेकंड, जितना आपको लगता है कि हाँ नॉलेज बेस के हिसाब से इतना ही ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक क्लाइंट के साथ ही काम करते रहो, बट लो ऑल क्लाइंट्स, बट ओवर नहीं करो। ओके, वेल एंड गुड। ज़्यादा ही डीप घुस गए पाजी इस बात के अंदर। एनीवेज, मुझे बात करनी है अब टॉप स्किल्स के बारे में। जैसे हमने मॉर्गेज की जब बात की थी, तो मॉर्गेज में एक ही स्टेटमेंट में इस बात को क्लोज कर दिया गया था कि मॉर्गेज इज अ सेल्स जॉब। अगर आपको लगता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन में ये हाई फाई होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बोले आजकल सिस्टम इतना बना हुआ है, तो उस कॉन्टेक्स्ट से आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर मैं बोलूँ कि पहले तो मुझे नेचर ऑफ जॉब बताओ कि क्या होती है नेचर ऑफ जॉब, एंड देन अगर टॉप 3 स्किल्स आइडेंटिफाई करनी है तो क्या होनी चाहिए? मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ताकि बंदा ना इस कोर्स को करने से पहले, देखो उसको स्किल्स का तो पता ही है ना। अब मान लो मुझे पता है कि मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं कि नहीं, किसी और को पता हो ना पता हो, मुझे तो पता है दिल के अंदर। तो इसलिए मैं वैसी 3 ही, ज़्यादा स्किल नहीं, 3 स्किल आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को एटलीस्ट पॉइंटर मिल जाए कि भैया ये तो जरूरी है, इनमें से एक भी नहीं है ना तो बाय बाय टाटा। पहले तो आई नो फनी आंसर रहेगा, अगर आप रियल एस्टेट सेल्स पर्सन आ रहे हो शुरू में, आप सेल्स पर्सन नहीं हो। आपको लगता है आप सेल्स पर्सन हो, अगर आपने सेल्स वाली कैप पहन ली, आप अच्छी सर्विस नहीं दोगे क्लाइंट्स को। ठीक है। आप रियल एस्टेट एडवाइजर हो। ठीक है। अगर आपको क्लाइंट्स को एडवाइस नहीं ठीक कर रहे हो, देन इट मींस आपकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसलिए सेल्स वाली स्किल्स यहाँ पे ठीक है। अगर आप घर सेल करने, किसी की सेलर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप सेल्स के स्किल यूज कर रहे हो, बट उससे भी ज्यादा आप यूज कर रहे हो अपने, जैसे आपने बोला, टाइम मैनेजमेंट नंबर 1 एनी डे, क्योंकि आप शुरू में आ रहे हो, आपके सो मेनी अदर कमिटमेंट्स है और नए फील्ड में जा रहे हो। सेकंड, आप डेडिकेटेड हो, आप आपको भूख है कि मैंने लर्न करना है। दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपने वो रोक दिया ना, ठीक है, देन आप इंडस्ट्री में नीचे आना शुरू हो जाओगे। ठीक है। थर्ड है आपकी ऑनेस्टी। ठीक है। और ये कहना बड़ा इजी है ऑनेस्टी, बट ये है कि जब आपको पता होता है कि जब आपके माइंड वर्सेस हार्ट गेम आती है ना, कि नहीं, मुझे दिमाग कहता है नहीं जाओ आगे, कोई बात नहीं, डील हो रही है, और दिल कह रहा है नहीं ये ना सही नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, जब वो सही है ना, देन यू विल नेवर फेल। ओके, वेरी क्रिस्पी आंसर। अच्छा लगा कि पॉइंट टू पॉइंट हमने बात कर ली, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की इस बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली तो देखो हर किसी का एक अलग अलग रीज़न होता है इंडस्ट्री में आने का, बट स्पेसिफिकली अगर इन 3 पॉइंट को आदमी कंसीडर कर लेगा तो एक अच्छा पॉइंटर मिल सकता है। ओके, इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो बहुत सारी यूज़ होती है, जिसके बारे में खूब सारे क्वेश्चन मार्क भी पैदा होते हैं। जैसे आपने अभी बोला भी था कि माइंड वर्सेस हार्ट पे चले जाते हैं, तो उन टर्म्स को मैं बीच बीच में पूछूंगा अपने क्वेश्चंस के बीच में। सबसे पहली टर्म है कैशबैक। तो वो कैशबैक वाली टर्म इतनी सुनने को मिल रही है, टू बी वेरी फ्रैंक, पहले तो ज़्यादा ये GTA में चलती थी, आजकल ऑटवा जैसी सिटी में सुनने को मिल रही है। पहले तो समझाओ ये कैशबैक क्या बला है और कैसे इम्पैक्ट कर सकती है एक न्यू बंदे को जो इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ आपने ये क्वेश्चन पूछा। पहले तो कैशबैक टर्म आई कहाँ से? जी कैशबैक आई है क्रेडिट कार्ड से कि आप इतनी परचेस करोगे, आपको इतना परसेंटेज कैशबैक आ जाएगा, बिकॉज बैंक एक बड़ी एंटिटी है, वो बिजनेस चाहता है।
वो आपको कोई ना कोई क्रेडिट दे देंगे, उनको पता है कि आप ये यूज करोगे तो बाद में उनके पास और आप उनका क्रेडिट यूज करोगे तो बैंक इन द एंड इज द विनर। ठीक है, ओके, ठीक है, समहाउ ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंटर हो गया वर्ड ठीक है। कैशबैक। कुछ लोग इसको किक बैक भी बोल देते हैं, अच्छा। नए नए टर्म है, कॉल्स आती हैं तो पता चलता है। अच्छा, कैशबैक क्या है कि टिपिकली एक बायर अपने रियल्टर से एक्सपेक्ट करता है कि जो भी रियल्टर इस ट्रांजैक्शन से अर्न करेगा अपना कमीशन, सारे खर्चे करने के बाद उसमें से कुछ पोर्शन बायर को दे, ठीक है, अपने क्लाइंट को ठीक दे। है। वो टर्म है कैशबैक। कि बायर कहता है कि मुझे एक साइड में एक छोटी अमाउंट या व्हाटएवर जो भी उनकी अमाउंट डिसाइड हुई, ओके, तो between buyer ये and buyer क्योंकि की। लाइसेंस प्रोफेशन है तो ये लीगली अलाउड है ये वाली ट्रांजैक्शन? नहीं, लीगल तो नहीं। लीगल ट्रांजैक्शन क्या है? लीगल ट्रांजैक्शन है कि सेलर के थ्रू जो टिपिकली कमीशन निकलता है और ब्रोकरेज में जाएगा, ब्रोकरेज से दोनों रियल्टर्स में निकल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। That's it. ओके, उसके बाद ये सब जो कैशबैक कुछ बंदे कर रहे हैं, एंड बिलीव मी, आप आई नो ये टर्म बड़ी कॉमन यूज होती है, बट बहुत कम परसेंटेज यूज कर रहे हैं जो, इवन अगर टोरंटो की बात करें, बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो यूज कर रहे हैं, और उनका फिर वो स्कोप भी बिजनेस का उतना है, उस पर भी हम बात करेंगे। बट ये कि ये एक साइड पे प्रॉब्ली एक कैश ट्रांजैक्शन ही हो रही है बिटवीन द रियल्टर एंड उनका जो बायर क्लाइंट। मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है कि ये वाला जो टर्म है ये नए रियल्टर को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि क्लाइंट आगे से ही पूछ लेता है कि क्या कैशबैक देते हो क्या, है ना। कई बार मेरे पास कोई कॉल आया, मैंने किसी को रिकमेंड कर दिया तो मुझसे पूछ लेते हैं कि वो रियल्टर कैशबैक देता है क्या, भैया मुझे क्या पता देता है कि नहीं देता है। तो ऑब्वियसली एक नया रियल्टर जब जाएगा मार्केट में, उसके वो भी कस्टमर पूछेंगे, क्लाइंट्स पूछेंगे उससे, राइट। तो कैसे टैकल करनी चाहिए उसकी चीजें, और एक्चुअली में कर लेना चाहिए नहीं कर लेना चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ा सा। देखो, करना नहीं करना वो एक रियल्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उस टाइम पे डिसीजन है, बट बात यह है कि यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म, है ना। मैं मानता हूँ कि न्यू रियल्टर क्यों इस ट्रैप में फंसते हैं, ठीक है ना, क्यों उनको होता है कि यार वैसे बिजनेस आ नहीं रहा है, या मैं पिक करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो मे बी ऐसे करने से मुझे वो क्लाइंट मिल जाएंगे, शायद वो किसी एक्सपीरियंस रियल्टर के पास नहीं जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने के लिए, कंपैरेटिव एडवांटेज कह दो, या कोई फ्रेंड ने पूछ लिया, अब शर्मी में मना भी नहीं कर सकते, खुद ऐसी बात आ गई, राइट। बट अब वो देखा जाए तो मैं एज एन एक्सपीरियंस रियल्टर, वैसे एक्सपीरियंस रियल्टर अपने आप को कर रहा हूँ, बट सेम टाइम लर्निंग, मैं जैसे बोला, लर्निंग इज ऑन गोइंग, ठीक है। बट इतनी लर्निंग मैंने सीख ली है कि ये ना क्लाइंट का फायदा है, ना बायर के रियल्टर का फायदा है। बायर को कैसे नुकसान है इसका? एक तो बायर जिसको हायर कर रहा है विद द कैशबैक, इतना मान ले कि अगर आपका रियल्टर कैशबैक के लिए एग्री हो रहा है, वो रियल्टर के पास और कोई मीडियम नहीं है आपको क्लाइंट लेने के लिए। दैट्स द ओनली वे। अब आप बोलो, आपने जो 5-6 लाख का या मिलियन का घर लेना है, अब कितनी कैशबैक अमाउंट पे रियल्टर हायर करोगे, कि आपको क्या ही बेनिफिट हो रहेगा? अगर आपको किसी ने, मान लो मैं जैसे एक नंबर पुट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता लोग कितना करते हैं, बट मान लो किसी ने आपको 1000 भी ऑफर कर दिया, ठीक है, आपका मिलियन का घर है फॉर एग्जांपल, है ना, आपको 10,000 महंगा घर बेचेगा बंदा, उसने कहना है कि मैंने इसकी ट्रांजैक्शन खत्म करनी जल्दी, फिर मैं और क्लाइंट्स पे फोकस करूंगा, क्योंकि मैंने तो 1000 यहाँ से देना भी अपनी पॉकेट से। तो आपको पता भी नहीं चलेगा एज अ बायर कि आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है, ठीक है। नाउ एज ए रियल्टर आपका नुकसान क्या है कि अभी आपका ये बेंचमार्क हो गया, आपका वो बंदा जाएगा, बायर अपने फ्रेंड्स को बोलेगा ये वाले रियल्टर के पास जाओ, ये बंदा कैशबैक देता है, फिर तभी वो आपको रैंडम कॉल्स आती हैं, एज अ कॉमन पर्सन इन द कम्युनिटी, या मुझे एज अ रियल्टर कि आप कैशबैक देते हो कि नहीं, क्योंकि काइंड ऑफ वो वर्ड स्प्रेड हो जाता है कि हाँ कुछ रियल्टर्स देते हैं, है ना। अब आप उसको कैसे रोकोगे? अब आपके फ्रेंड सर्कल में 3 फ्रेंड्स हैं, उसमें एक को आपने कैशबैक दिया था, और बाकी 2 को क्यों नहीं दोगे? और अपनी कम्युनिटी में तो चीजें ओपन होती हैं, फिर अगर एक वर्ड स्प्रेड हो गया तो हो गया, ओके, ठीक है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो आपको एज अ बायर भी डिसाइड करना है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, इज इट द सर्विस और दैट स्मॉल अमाउंट इंसेंटिव, जो कि शायद बिगर स्केल में मैटर ही नहीं करता मेरे हिसाब से। या दैट मेक्स सेंस 100%। और एज अ रियल्टर तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हम करियर की रियल एस्टेट करियर की बात कर रहे हैं, एज अ बायर्स रियल्टर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितना ही, और डोंट फॉरगेट, जो आप कैशबैक दे रहे हो वो आपकी अर्निंग से दे रहे हो, आपने फुल अर्निंग पे पहले इनकम टैक्स भी देना है, yes. और उसमें से आप कुछ एक साइड ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कैश ट्रांजैक्शन, जो आपके बायर को जाइए, तो क्या फायदा है? थोड़ी कम डील्स कर लो। मुझे ऐसा लग रहा है बाजी, आपके पास
कैशबैक पे बात करने के लिए एक पूरा पॉडकास्ट भरा पड़ा है आपके अंदर। मैंने सोचा था कि मैं टर्म को जानने की कोशिश करता हूँ, तो बट यू हैव लॉट्स ऑफ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हम्म। या मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने रियल एस्टेट लाइसेंस लिए हैं। ठीक है। हमारी घंटा घंटा लंबी बातें हुई हैं एंड आई डोंट माइंड कभी इस पे सेशन भी करना पड़े, ठीक है। चाहे वो ऐसे पॉडकास्ट में हो या इन पर्सन, बिकॉज यू नो ये आप अगर एज ए रियल्टर आ रहे हो, ये आप अपनी रेपुटेशन डाउन नहीं कर रहे हो, आप अपनी पूरी फील्ड की कर रहे हो। दैट्स व्हाई आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस। आप पूरी फील्ड की वैल्यू डाउन करते हो कि नहीं यार ये फील्ड में तो कैशबैक ही चलता है, नहीं चलता। सक्सेसफुल अगर रियल्टर हो, अगर आप लॉन्ग टर्म गोल लेके जा रहे हो, आप इसके साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, वेरी क्लियर, वेल एंड गुड, ठीक कह रहे हो। इसके ऊपर एक अलग डिस्कशन जरूर रखेंगे। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको हमने टच बेस किया था हमारे पिछले पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि हमारा पिछला पॉडकास्ट था कि पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम प्रोफेशन में जाने वाला, तो ये वहां से टच होगा है क्वेश्चन दोबारा से। कोई भी नया बंदा आएगा, 99% आई एम श्योर, 1% स्टिल आई एम नॉट श्योर, 99% आई एम श्योर कि वो पार्ट टाइम ज्वाइन करने वाला है, इसको कुछ ना कुछ प्रोफेशन में वो है और वहां से फिर वो इसको ऑप्ट करने वाला है। तो ये एक ऐसी साइकिल में वो फंसने वाला है जहां पर उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, कि वो पार्ट टाइम ही रखे इसको या फुल टाइम कब जाना चाहिए इसको। इस कंसेप्ट को आप कैसे देखते हो, यानी कि इसको एज ए स्ट्रगल, इसको एज ए हर्डल न्यू कमर के लिए कितनी बन सकती है ये? नहीं, गुड क्वेश्चन। और ये बड़ा ट्रिकी हुआ था सिनेरियो, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब जॉब छोड़नी थी, सारा कुछ था। बट ये कि हाँ, एज यू सेड, ऑलमोस्ट हर किसी ने पहले जॉब के साथ ही स्टार्ट करना। ठीक है, अपने घर भी चलाना है, यहाँ पे मॉर्गेजेस भी देनी है, बहुत खर्चे हैं, राइट, वो सारा हो रहा है। बट ये कि एक पहले तो ये कि आपका गोल रखो। मैं ये नहीं कर रहा कि आपको पार्ट टाइम करना ही नहीं चाहिए, पार्ट टाइम ऑफ कोर्स स्टार्ट करोगे, और कुछ ऐसे बंदे भी जो पार्ट टाइम ही करते हैं थ्रू आउट लाइफ, बट उनका क्लियर है, दे केम विद अ मोटिव कि ठीक है मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मेरी जॉब बड़ी स्टेबल है, एक साइड हसल करनी है, तो मैं एक्स्ट्रा कर लूंगा, जितना एक्स्ट्रा आ गया मेरा अच्छा है, आई एम हैप्पी विद इट, देन इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज आप प्लान के साथ आए हो। बट अगर आपका प्लान है कि नहीं मैंने एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, मैं इसको एक दिन फुल टाइम बनाना है, देन आपको उस हिसाब से फिर प्लान करके आना पड़ेगा। एंड जब प्लान कर रहे हो वो हर वे में कर रहे हो, एक अपना फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हो, अपना सोच के आओगे, जैसे हमने बात की कितने महीने बाद पहले कमीशन चेक्स आएंगे, वो सब होगा, तो कितना टाइम तक आप सर्वाइव कर सकते हो, या मैं किस टाइम पे मैंने स्विच करना है, अपना कोई ना कोई टारगेट रखो, चाहे वो फाइनेंशियल टारगेट है, कोई टाइम लिमिट है, व्हाटएवर, जो भी सिनेरियो हर एक की फैमिली का उसके बेस पे है। बट अगर किसी ने सोचा है, सबसे मुश्किल क्या होता है कि वो कब रियलाइज हो कि हाँ अब मैंने वो पॉइंट क्रॉस करके अब जॉब छोड़नी है और मैंने फुल टाइम होना है, दैट डिपेंड्स। ओके, बट ये कि अगर आपने सोचा है ना, देन मेक श्योर कि उस पॉइंट पे स्टक रहो। मेजॉरिटी बंदे ये लाइन क्रॉस नहीं कर पाते। ये लाइन का पता कैसे चलता है? वेल आई नो कि जो फाइनेंस है, यानी कि इनकम है, वो नंबर्स जो हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर होते होंगे इस चीज़ को डिसाइड करने में, और ये नंबर हर किसी के लिए अलग अलग हैं। किसी का 50,000 में घर अच्छा चलता है, किसी का 1 लाख में भी नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात है ये ना, जैसे कमीशन बेस्ड इनकम है ना, तो बड़ी रैंडम है। मे बी एक महीना आपका बहुत अच्छा है, मे बी उसके बाद 3 महीने खाली हैं। सो ये जब बंदा जॉब से आ रहा है, जब इनकम आपकी कंसिस्टेंट एवरी 2 वीक्स में आपके अकाउंट में आ रही है ना, उसके बाद इस फ्लो में आना आपको कई बार टाइम लग जाता है, टू टेक एन एवरेज ऑफ 6 months or 1 year कि मुझे कितना एक्सपेक्टेड आता है, क्योंकि आपने खर्चे भी देखने ना, ये ना हो कि आज आपका कमीशन चेक आया सारा उड़ा दिया और नेक्स्ट टाइम अभी आ नहीं रहा है ना, देन वो कई बार आपको फ्लो बनाने में टाइम लगता है कि मुझे कितने फाइनेंसेस चाहिए या कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस चाहिए, ठीक है, कि मैं अपना घर चला पाऊँ। दैट्स अ गुड टर्मिनोलॉजी, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपने यूज किया। मैंने इस पे सब क्वेश्चंस बनाता हूँ। कोई भी न्यू कमर, मैं अपने आप को एज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो कि मुझे ही इस इंडस्ट्री के अंदर आना है, तो जैसे आपने कहा कि वो पहले से सोच के आए, पहले से सोचेगा कब, जब उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। तो मैं सबसे पहला सब क्वेश्चन बनाता हूँ वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि उस बंदे को 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फुल टाइम में जाने के लिए। नंबर 1 इनकम, नंबर 2 नंबर्स ऑफ आवर जितने वो लगा रहा है, वो कंपेयर करेगा अपनी करंट जॉब से, है ना। तो आपको क्या लगता है, जितने करंट जॉब में वो कमा रहा है अभी, उसका कितना परसेंटेज तक वो पहुंच रहा है रियल्टर में, तब उसको ये छोड़ देनी चाहिए, फुल टाइम में आ जाना चाहिए? आई थिंक वो मैट्रिक बन नहीं सकता। नहीं बन सकता, बनता बहुत लोगों का, बट वो मैट्रिक यूज नहीं होता। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से बन सकता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से भी शायद इतना इजीली ना बने। एंड में बात मोस्टली आती होती है टाइम पे। ठीक है, जब आपको पता है कि ठीक है मैंने अपना ना टाइम मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट कर लिया है, ठीक है,
अब लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मेरा बिजनेस भी पिकअप हो गया है, मेरी ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, बट अब वो पॉइंट आ गया है कि अब टाइम बचा ही नहीं है, राइट? आपकी जॉब के एक सर्टेन आवर्स हैं, जो भी 8 आवर्स की कमिटमेंट है, जो कुछ भी है, उसके अलावा आपका रियल एस्टेट का हो रहा है, और रियल एस्टेट का ऐसा तो है नहीं कि लोग कहते हैं कि ये वीकेंड और इवनिंग वाली जॉब है, नो इट्स नॉट। तो आपका क्लाइंट अगर 12 बजे अपने ऑफिस में फ्री है, आपको कॉल करना चाहे, आप कॉल उठा के ये थोड़ी कहोगे कि मैं ऑफिस में हूँ, मुझे 5 बजे के बाद कॉल करना, नो, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। जब आपको लगे कि नहीं, मेरे साथ ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है, ठीक है, जब मुझे पता लगाना है कि नहीं अब टाइम मैनेज नहीं हो रहा, बाकी जो मैंने सारे मैट्रिक सोचे हुए थे ना, वो सारे फेल हो गए ऑनेस्टली। क्या करोगे जब आपकी 100% कैपेसिटी हिट हो गई है? इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि या तो मेरा फैमिली टाइम जीरो होना शुरू हो गया, मेरी नींद नहीं हो रही, देन कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर करेगा, एंड वो करेगा फिर आपका जो बना भी है ना, वो भी नीचे आना शुरू हो जाता है। तो तब तो आपको फिर ड्रॉप करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, मैं ड्रॉप करके फुल टाइम आ जाऊं। आई नो इट्स रिस्क, कोई भी बिजनेस रिस्क है, बट अगर आपने कुछ टाइम चलाया, आपको इतना तो पता चल जाता है कि लोगों में आपकी फीडबैक कैसे जा रही है, रेफरेंस बिजनेस आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। एंड दूसरा ये है कि आपको जॉब से भी आइडिया होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं तो कम होगी, राइट? तो इसलिए वो आपको खुद ही मेंटली समझ आ जाएगा, एंड सिर्फ आपको नहीं, आपकी फैमिली को भी आ जाएगा, जब इसके ज्यादा हो नहीं पाएगा। ओके ओके। जैसे आपने ना नंबर्स भी बताए थे, हमने बात की थी तो कि कितने 4-5 हज़ार तो ओटवा के अंदर ही है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि एक्टिव यानी कि जो एक स्मार्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं वो तो इतने नहीं होंगे। तो समझ में आ रहा है कि एक लंबा चौड़ा गैप है इन नंबर्स के अंदर ना। तो ये नंबर एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है एक नए बंदे के लिए डिसाइड करने के लिए, क्योंकि आमतौर पे लोगों को क्या लगता है कि बहुत पैसा कमाते हैं चलो कर लो, बहुत पैसा कमाते हैं चलो कर लो। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इन नंबर्स में गैप बढ़ रहा है, यानी कि एक्टिव या स्मार्ट इनकम कमाने वाले कम क्यों हैं उस नंबर में, इतना बड़ा मिसमैच क्यों है? इसके मल्टीपल रीजन है। एक तो यह कि जो न्यू रियल्टर्स आ रहे हैं, काफी तो हैं जो अच्छा सा अपना रिसर्च करके आ रहे हैं, उनको पता है कि उनका क्या गोल है, उनको पता है कि इस फील्ड में क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ चाहिए, वो आप में है, आप आ रहे हो, आपका गोल क्लियर है, चाहे वो पार्ट टाइम शुरू में करना है नहीं करना, डजंट मैटर, बट आपको पता है आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कुछ होते हैं वो इतनी रिसर्च करके नहीं आ रहे, ठीक है ना, मे बी किसी फ्रेंड ने किया, उनको लगता है कि अच्छा एक ट्रांजैक्शन में इतना आता है, दिस इज गुड, कर लो ना, वो है हाफ रिसर्च है। या कईयों को पूरा ये नहीं पता कि इसमें कितने आवर्स की कमिटमेंट है ना, या कितना लंबा ये पूरा प्रोसेस है जब हमें लगे कि हाँ अब मैं शायद सेटल्ड हूँ इस फील्ड में। तो जो हाफ रिसर्च है वो प्रॉब्लम है। कई में होता है कि उनको ये लाइफस्टाइल ही सूट नहीं करता, कईयों की फैमिली को नहीं करता। अगर आप एवरी वीकेंड आप बहुत ज्यादा बिजी हो, हर रियल्टर वीकेंड पे तो बिजी है ही, वीकडेज चलो है ही ऑन टॉप, और अगर आप फैमिली में 2 ही जने हो और एक पूरा वीकेंड पे आप रहते नहीं हो, आप मतलब आपको एज ए फैमिली डिसीजन लेना है कि इस फील्ड में आना है कि नहीं, राइट? तो वहां पे आई थिंक वो रहता है, तभी गैप आ जाता है। शुरू में ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में थोड़ा थोड़ा हो गया, दैट्स फाइन, बट उसके बाद क्या, एंड ऑफ द डे जब तक आपको वो बंदा जाके, आपका जो क्लाइंट था कम्युनिटी में जाके बोलेगा नहीं कि नहीं इस बंदे के साथ मैंने ट्रांजैक्शन की, चाहे वो परचेस किया या सेल किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जब तक वो नहीं बनेगा ना, देन आपका इट मींस अभी वो टाइम आया नहीं है कि आप इसमें फुल टाइम हो जाओ, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है। ओके। और तभी गैप आता है जब आप कह रहे हो कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में जो अगर हम, क्योंकि नंबर्स में सबको अच्छा समझ आता है, ऑटवा में अराउंड 4000 प्लस रियल्टर्स हैं, ठीक है। आप सारे बहुत हैरान हो गए। टोरंटो में मुझे अभी ऑफ कोर्स रीसेंट स्टैट्स नहीं पता क्योंकि मैं ऑटवा रहता हूँ, 70,000 से ज्यादा रियल्टर हैं टोरंटो में, 70,000 से ज्यादा। किसी सिटी की शायद इतनी पॉपुलेशन होगी, या एंड वो लाइसेंस्ड हैं सारे के सारे, लाइसेंस है, एक्टिव लाइसेंस वाले, ठीक है। और ऑलमोस्ट हर सिटी का, नॉर्थ अमेरिका में कोई सिटी पकड़ लो जो अपने स्टैट्स रिलीज करती है, दे से के 90% मार्केट रियल एस्टेट की 10% रियल्टर्स के पास होती है, एनी सिटी पिक। ओके। और मुझे आई थिंक 2021 या 2022 के स्टैट्स मैंने टोरंटो में देखे थे, क्योंकि बड़ी मार्केट है तो स्टैट्स ज्यादा वास्ट होते हैं। 70,000 में थे, उनमें से आई थिंक शायद 25 या 30,000 ऐसे थे जिन्होंने साल में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं की। माय गुडनेस, लाइक 1/3 ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली, ज्यादा ही 1/3 से। और इतने ही, मतलब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20,000 के आसपास थे जिन्होंने 1 से 5 ट्रांजैक्शन किए हैं।
अब देख लो कितने बचे ये हैं तो खत्म realtors। हो गए 30 और 20 50 हाँ? बचे 20 आ गए। Yes. ओके तभी तो फिर वो स्टैट आ रहा है ना 90% मार्केट 10% बंदों के पास है, क्योंकि ये बिजनेस है रेफरल बेस्ड। ओके अगर क्लाइंट हैप्पी है तो वो आके 10 बंदों को जाके बताएगा, अगर क्लाइंट नहीं हैप्पी वो जाके किसी को नहीं बता रहा, यहाँ जाके बता रहा है कि और जो मर्जी करो इससे घर नहीं लेना, उससे नेगेटिव तो और कुछ भी नहीं हो सकता। ओके ओके सो दैट शोज कि कमिटेड बंदे कितने हैं। या दैट्स ये आंकड़े सुन के बड़ा अच्छा लगा और कई सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए, इससे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नंबर्स क्लियर होते हैं। एग्जैक्टली एक प्रोसेस है जो मॉर्गेज इंडस्ट्री में शायद अलाउड नहीं है, खुद की अगर मॉर्गेज है बंदा नहीं कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मॉर्गेज सॉरी रियल्टर जो होता है वो खुद की ट्रांजेक्शन कर सकता है। हाँ जी कर सकते हैं। आपको डिस्क्लोजर देना होता है, चाहे आप बायर हो या सेलर हो। ठीक है। तो आपको लिस्टिंग में दूसरी पार्टी को बताना होता है कि इसमें मेरा अपना इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, चाहे वो सेलिंग में या बाइंग में। एंड नॉट जस्ट अपना, अगर आप मान लो अपने फैमिली की हेल्प कर रहे हो, पेरेंट्स की, ब्रदर सिस्टर की या कुछ नेफ्यू नीस की, तो वो भी डिस्क्लोजर देना होता है। इट्स मैंडेटरी। ठीक है कि मैं अपनी फैमिली, क्योंकि मेरा इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है इसमें। ओके ओके दैट्स ग्रेट। वेल काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत की है अपन ने। अब हम अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं पॉडकास्ट को, लगभग हम चौथे पार्ट में एंटर करने वाले हैं, तो लगभग अंत की तरफ जाएंगे। एक बहुत बढ़िया वर्ड आपने यूज़ किया था लाइफस्टाइल, कि हो सकता है इसका लाइफस्टाइल सूट नहीं कर रहा है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं बाजी। एक रियल्टर का लाइफस्टाइल कैसा होता है? रियल्टर का लाइफस्टाइल ऑल ओवर द प्लेस है। क्योंकि आपको ज्यादा पता नहीं है कि मेरा नेक्स्ट वीक कैसा होगा, या काफी बार तो आपको 2 दिन बाद का नहीं पता मेरा दिन कैसा होगा। ओके क्योंकि प्रॉपर्टीज मार्केट में आ रही हैं, प्रॉपर्टीज निकल रही हैं। अगर आप बायर के साथ मान लो काम कर रहे हो, तो कल को कोई नया घर मार्केट में आता है और उनको लग रहा है कि हाँ ये देखने लायक है, देन आप एकदम से प्लान करके जाओगे देखने। ठीक है। या अगर मान लो कि मैं अभी मेरे पास मान लो कोई सेलर नहीं है, कल को मेरे पास कोई सेलर लीड आता है और मैं एकदम से प्लान करके जाऊंगा, ठीक है उसकी फोटोग्राफी कराओ, वीडियोग्राफी कराओ और मार्केटिंग शुरू करो, तो थोड़ा सा अनप्लान्ड है। और अनप्लान्ड डे टू डे बेसिस पे भी है और फ्यूचर का भी है। ओके मान लो कि मैं आई एम श्योर कि काफी रियल्टर इस बात से एग्री करके स्माइल करेंगे, वेकेशन प्लान करनी हो बड़ा मुश्किल है। अच्छा मैंने 2 महीने बाद मान लो कहीं जाना है, ठीक है, फैमिली सारी रेडी है, फैमिली मान लो जॉब करती है, कुछ पता है कि छुट्टी अप्लाई करनी हो जाएगा। अब मैं स्ट्रेस्ड हूँ कि 2 महीने बाद कैसा होगा मुझे नहीं पता, मुझे तो नेक्स्ट वीक का नहीं पता। हो सकता है उस साल का सबसे बढ़िया मंथ वो निकलने वाला हो। तो रिसेंटली एक फोटो देखी थी कि बीच पे वेकेशन पे गया हुआ है रियल्टर, बीच में पानी के अंदर है, बीच पे उसने अपना लैपटॉप खोल रखा है, तो इट वाज वेरी फनी। तो को रिलेट हो रहा है अभी कि हाँ वो ऐसा बन जाता है। वो तो आपके चलो हो गया कि आप कुछ प्लान कर रहे हो डे टू डे, राइट। कुछ लोगों के लिए एक्साइटिंग है, पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। Every day is a new day. I think that's very important. I love, every day is a new day, new challenge है, new clients हैं, new properties हैं। बट मॉर्निंग में उठ के आपको एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ ऑफ कोर्स हम जितना स्ट्रक्चर बना पाए करते हैं कि इतने आवर्स ये करना है, इतना करना है, इतने बजे तक, बट काफी पार्ट आपको नहीं पता होता है। ठीक है, वेल एंड गुड। ठीक है, वो कुछ लोगों के लिए एक्साइटिंग है, कुछ के लिए वो स्ट्रेसफुल हो सकता है। तभी मैंने बोला कि वो लाइफस्टाइल की बात है, किसी को चाहिए मोर स्ट्रक्चर्ड। ओके इस लाइफस्टाइल वाले टॉपिक को मैं फिर से 2 मिनट के लिए छेड़ूंगा, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जितनी मिलनी थी। इसी के अंदर मेरे को 2 चीज़ें डालनी है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही है। एज ए रियल्टर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा इस चीज़ को। एक बार तो आपको एज्यूम करना है कि आप किसी बायर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मुझे आपका A to Z प्रोसेस चाहिए कि एक रियल्टर क्या करता है, क्योंकि उससे बड़ा कुछ पता चल जाएगा कि उसका लाइफस्टाइल कैसा होने वाला है, राइट। yes. और सेकंड स्टेप में मुझे जानना है कि जब आप एज ए किसी सेलर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो क्या करते हो। उसमें सब कुछ आ गया, लाइक किसी कि आप पहले उससे मिले हो, मीटिंग करके उससे डिटेल्स लिए, सॉफ्टवेयर यूज़ किया, ऑफिस यूज़ किया, क्या यूज़ किया आपने A to Z। एक बायर को मिलने से लेके क्लोज करने तक एक रियल्टर क्या काम करता है। डेफिनेटली। सो पहले जैसे मान लो बायर है, ठीक है, एक बायर से भी क्या मैं लीड से शुरू करता हूँ। ठीक है, मान लो मुझे किसी एक कम्युनिटी में किसी ने कॉल किया, किसी फ्रेंड ने कॉल किया कि मैं घर लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो बात करते हैं। मे बी एट दैट पॉइंट उन्होंने डिसाइड किया हुआ ऑलरेडी कि आपके साथ करना है काम, कहीं उन्हें शायद वो भी ना किया हो, एक इनिशियल डिस्कशन चाहते हैं, ठीक है। टिपिकली आप बात करोगे लीड से कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे है सारा कुछ, उसके हिसाब से उनको गाइड करोगे। तो वो उस टॉक के थ्रू थोड़ा असेस करने की ट्राई करेंगे कि रियल्टर कितना एक्सपीरियंस, लाइक इन अ वे इनडायरेक्ट आपकी शायद मे बी इंटरव्यू चल रही है, लेट्स पुट इट दैट वे, ठीक है।
तो उसके बाद जब मान लो कि लेट्स से कि कुछ ऐसा सिस्टम बना के दोनों पार्टीज श्योर हैं कि यस हम इकट्ठे काम करेंगे टू फाइंड अ हाउस, ठीक है। तो प्रोसेस क्या रहेगा, पहले आप उनकी रिक्वायरमेंट समझोगे, उनको प्रॉपर्टीज सजेस्ट करनी शुरू करोगे, बजट समझोगे, अगर जितना भी उनको लोन मिलेगा उसके हिसाब से भी। तो फिर आप प्रॉपर्टीज शॉर्टलिस्ट करोगे, फिर आप उनके साथ आपकी डिस्कशंस रहेंगी मे बी डेली या मल्टीपल टाइम्स एवरी डे टू सी कि हाँ ये घर आए हैं, ये सही लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। तो आप कुछ ना कुछ शॉर्ट लिस्ट करके घर देखने जाते हो, ठीक है। तो मैं एज अ रियल्टर उनके लिए अपॉइंटमेंट बुक करूंगा, ठीक है, और उनको घर दिखाने जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कितने घर हम देख रहे हैं, बैक टू बैक देखेंगे या ब्रोकन पीरियड में देखेंगे। उसके बाद फिर हम जाके प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे बायर की नॉलेज गेन हो रही है क्योंकि मैं बायर्स को एजुकेट कर रहा हूँ, और साथ साथ में उनको अपनी रिक्वायरमेंट समझ आ रही है, अच्छा हमें ये चाहिए था, ये उस घर में है या नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से यस और नो हो रहा है घरों पे, ठीक है, ठीक है। ये प्रोसेस लंबा चलता है, कईयों का मे बी कुछ हफ्ते चलता है, कईयों का साल भी चलता है, डिपेंड करता है कि एक तो आपकी कितनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कितनी जल्दी में हो, प्लस जो आपको चाहिए वो बाय चांस मार्केट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ किस्मत भी है ना कि आपको जो चाहिए वो एज ऑफ नाउ है मार्केट में नहीं, है ना। तो मान लो कि ये कुछ टाइम चला, लेट्स से फॉर सेक ऑफ इट के कुछ वीक्स के लिए चला, ठीक है। उसके बाद आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आई है बायर को, तो बायर कहेगा कि मुझे इंटरेस्ट है इसमें, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, मैं कहूँगा ठीक है चलो इसकी प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि हमने ऑफर डालना है प्रॉपर्टी पे, ठीक है। सेलर कुछ भी मांगता हो सकता है, बट हमने अपना भी इवैल्यूएट करना है कि घर कितना वर्थ है। तो वो डेटाबेस एक्सेस है रियल्टर के पास, उसको देख के हम उसकी वैल्यू निकालेंगे और उसके बेस पे एक ऑफर प्रिपेयर होगा, फॉर्मल प्रोसेस रहेगा। बायर्स रियल्टर एक ऑफर प्रिपेयर करेगा रिटन वे में, जिसमें बायर के साइन होंगे, और वो ऑफर फिर सेलर के रियल्टर को जाएगा, ठीक है। और फिर उस पे जो भी जैसे किसी भी चीज पे नेगोशिएट होता है, नेगोशिएशन होती है, और नेगोशिएशन के बेस पे मान लो एक डील फाइनल हो जाए, उसके बाद आपको बता देगा कि कितने प्राइस में डील हुई है आपकी, कब आपकी क्लोजिंग डेट है, उसके लिए आप काम करते हो। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है कि कंडीशनल ऑफर ये सब, बट ये कि आपने ऑफर डाल दिया, अब आप क्लोजिंग के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। ये एक टिपिकल एक बायर का मतलब सिनेरियो रहता है। कोई आपका इसमें से क्वेश्चन है अभी? नहीं, दिस इज गुड। तो ये बायर्स का कंप्लीट हो गया, ठीक है। लॉट्स ऑफ वर्क वैसे देखा जाए तो इसी बात को अगर हम सेलर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो कैसी दिखती है। अगर हम एक क्विक नोट देखें कि सेलर को जब रिप्रेजेंट कर रहा है रियल्टर, तो क्या क्या काम करता है? बहुत डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आप अदर साइड ऑफ द टेबल बैठे हो, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है कि आपको एक लीड ने अगेन कॉल किया है कि मैं सोच रहा हूँ शायद मैंने घर सेल करना है, ठीक है। तो आप मेरे घर की वैल्यूएशन कर सकते हो कि घर कितना वर्थ है ना। तो एक सेलर का रियल्टर वहाँ पे घर विजिट करने जाएगा, एरिया की इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, उसके बेस पे सजेस्ट किया जाएगा कि आपका घर इतना वर्थ है, नाउ लेट्स सी के कितने का लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट करना कि मार्केट में डालना कि ये घर फॉर सेल है और हम इतना प्राइस चाहते हैं, दिस इज द आस्किंग प्राइस, ठीक है। तो उसके बेस पे प्रॉपर्टी को लिस्ट कर दिया, बट लिस्ट करने से पहले क्या किया, प्रॉपर्टी की मार्केटिंग प्रिपरेशन की, उसकी फोटोज लेना, प्रोफेशनली वीडियो लेना, जैसे काफी रियल्टर वीडियो देते हैं, मैं भी कराता हूँ। फिर फिजिकल मार्केटिंग करनी, साइंस लगाने, फ्लायर्स लगाने फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया, आजकल डिजिटल टाइम है सारा, सोशल मीडिया मार्केटिंग वो सब करना, टू क्रिएट द एक्सपोजर। जितनी प्रॉपर्टी एक्सपोज करेंगे टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, उतना ज्यादा पोटेंशियल है। तो फिर जैसे हम बात करते हैं बायर वाली, फिर हम एज अ सेलर रियल्टर होप करते हैं कि अब एक्सपोजर अच्छा हो रहा है, अब अच्छी नंबर ऑफ शोइंग्स होंगी प्रॉपर्टी की, और कोई ना कोई बायर का रियल्टर आएगा जो ऑफर लेके आएगा, एंड देन वही सेम चीज नेगोशिएट होगा ऑफर, एंड एक पॉइंट पे मीट हो जाएंगे। ओके, दैट्स गुड। तो जब एक रियल्टर दोनों ट्रांजैक्शन को क्या रिप्रेजेंट कर सकता है एज ए बायर और सेलर? कर सकता है, बट बहुत सारा चांसेस रहते हैं कि उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो एज लॉन्ग एज दोनों पार्टीज का रिटन डिस्क्लोजर्स है कि हाँ आप कर सकते हो, देन है। बट मोस्टली एक्सपीरियंस रियल्टर्स जो है ना, ये सिनेरियो को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इंटेंशन रॉन्ग है अगर आप दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट कई बार क्या होता है कि आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, बट किसी ना किसी एक पार्टी को लगता है कि नहीं मुझे कम फेवर हो, दूसरे को ज्यादा फेवर हो, महसूस करेगा, तो आपका 100% एफर्ट लगाने के बाद भी आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे। तो एक एक्सपीरियंस रियल्टर जो करेगा वो कहेगा कि अगर आपके पास कोई बायर का रियल्टर नहीं है, आई सजेस्ट कि आप ले आओ, अच्छा रहेगा, दोनों पार्टीज के लिए स्मूथ रहेगा, और किसी को कोई वो ये नहीं लगेगा कि कोई हिडन कुछ आसपास हो रहा है। ओके, दैट्स व्हाई। तो वापस बैक टू लाइफस्टाइल वाले पे चलते हैं अभी के लिए।
मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, बेसिकली उसी का ही पार्ट है लाइफस्टाइल का ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है बातें निकलवाने का। और आपको सिर्फ 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड इसी में आंसर देना, आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। उन चीज़ों से पता चल जाएंगी सब चीज़ें कि लाइफस्टाइल कैसा होता है ऑलमोस्ट, राइट? रेडी हो? बिल्कुल। तो आपको इस इंडस्ट्री में कितने साल हो गए? 7 साल। ओके। इन 7 सालों में आपका सबसे अच्छा ईयर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में कौन सा रहा था? 2021। कितनी ट्रांजैक्शंस की थी? आई थिंक मेरी 55 प्लस सेल परचेज ट्रांजैक्शंस थी, ओके जो MLS के थ्रू थी। ओके। इतनी ट्रांजैक्शंस करने के लिए नंबर ऑफ आवर्स आपने कितने लगाए थे उस साल? उस साल मैंने एक वीक में कैलकुलेट किए थे, बाकी वीक्स में तो कैलकुलेट करने का चांस नहीं मिला था। ठीक है। 70-80 घंटे थे। वाओ वाओ। ओके। उस साल में आपने वेकेशन कितनी की थी? एक कितने ड्यूरेशन की? 1 हफ्ते की। ओके। उस साल में कोई ऐसी कोई बड़ी एक्टिविटी जिसमें आपने घर में टाइम डिवोट किया? नहीं, स्ट्रगल ही किया। ओके ओके, वेल एंड गुड। उस पूरे साल के अंदर घर वालों को आपसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी कंप्लेन क्या थी? एक कंप्लेन नहीं थी, वो देख रहे थे कि सक्सीड हो रहा है, यू नो, सक्सेसफुल हो रहा है, नो प्रॉब्लम। बट ये था ऑफ कोर्स उनको कंप्लेन नहीं थी, उनको कंसर्न था कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, होपफुली हेल्थ पे इम्पैक्ट ना आए। ओके लेट्स बी ऑनेस्ट ऑन दैट। ओके। सबसे बड़ा क्वेश्चन, उस साल के अंत में आई नो कि नंबर ऑफ इनकम के जो नंबर थे वो बड़े क्रेजी होंगे, अच्छा लगा होगा आपको उससे, आपको अपने हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट महसूस हुआ कुछ? आई थिंक इतना नहीं, एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कितनी कर रहे हो या मेंटल एक्टिविटी कैसी है। अगर मुझे पर्सनली नहीं लगा, बिकॉज मैंने अपने आप को समहाउ कहीं ना कहीं जिम में या कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखा था। बट अगर आप उसी जोन में रह रहे हो और कुछ और नहीं हो रहा है, देन ऑफ कोर्स हेल्थ में इम्पैक्ट आ सकता है, बहुत हाई चांसेस है। ओके, थैंक यू पेशेंटली इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। एक बड़ा क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं नहीं गया और ना मैं उस पर जाना चाहता, क्योंकि वो इनकम पे आ जाता है ना, मैटर सबसे ज़्यादा। बट मुझे एक चीज़ ये जरूर जाननी है, एक डिसेंट रियल्टर जो होता है, जो मेहनत भी कर रहा है, कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी करने लगा है, तो अपने आप को स्मार्टली कहाँ देख सकता है कि वो कितनी इनकम उसके लिए एक डिसेंट बन सकती है रियल्टर के लिए? $1,00,000, $1.5 लाख, $2 लाख, एक जस्ट एक पॉइंटर के लिए जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पे लोग $1 से $1.5 लाख जो है वो जॉब से कमा लेते हैं, ताकि लोगों को कंपैरिजन मिल जाए कि अच्छा यहीं तक ही पहुंच पाऊंगा तो फिर फायदा है क्या? नहीं, जब 1 लाख क्रॉस हो जाता है ना, और आपने मान लो 1-2 साल में कंसिस्टेंटली ये क्रॉस किए, तब टिपिकली काम रियल्टर का होता है कि हाँ अब शायद वो फ्लो बन गया है। ठीक है। अब ये है कि प्रोसेस को थोड़ा और रिफाइन करना है, या मैंने थोड़ा सा और टाइम निकालना है इस बिजनेस में, या पोटेंशियली जैसे हम बात कर रहे थे मे बी फुल टाइम आना है। नहीं तो $1-1.5 लाख में आपको वो हिंट आना शुरू हो जाता है, जो मैंने देखा है। ओके, वेल एंड गुड, आई गॉट माय आंसर। लगभग हम पॉडकास्ट के अंत में आ गए हैं भाजी। एक क्विक सा क्वेश्चन है मुझे आपसे जो पूछना है कि क्या रियल्टर जो है, एज ए रियल्टर हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की है, क्या इस रियल स्टेट में सेम काइंड ऑफ स्किल सेट से आदमी जॉब भी कर सकता है? कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं वहाँ? डिपेंड करता है, जैसे कुछ ब्रोकरेजेस में या कुछ रियल एस्टेट टीम्स में वो असिस्टेंट्स हायर करते हैं, बट आप बड़ा लिमिटेड काम करते हो। आप मोस्टली पेपर वर्क या डेटा के साथ ही प्ले कर रहे हो। आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ घर देखने या ऑफर डालने नहीं जा रहे हो। बट हाँ, कुछ है रियल्टर्स जो कमर्शियल में ही मोस्टली काम करते हैं। कुछ कमर्शियल ओनली ब्रोकरेजेस होती हैं, उनको एक्सपीरियंस रियल्टर चाहिए होते हैं। वहाँ पे कुछ बंदे आपको मिलेंगे जो सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी पे बैठे हैं, क्योंकि वो एक बड़े स्पेसिफिक एक कंपनी में एक स्ट्रक्चर में बैठे हैं। बट अदरवाइज आपको मोस्टली जो आम कम्युनिटी में बंदे मिल रहे हैं वो 100% कमीशन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था कि कई बार ना स्किल सेट होते हैं बंदे के अंदर और इंडस्ट्री भी अच्छी लगती है उनको, बट रिस्क वाली जो कैपेसिटी है वो नहीं होती है, वो वाली स्किल नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं कर पाता उसके अंदर। तो ऐसे बंदे को रियल स्टेट का इंटरेस्ट है, उसको बड़ी फैंसी लगती है, अट्रैक्ट होता है इस इंडस्ट्री से, तो उसके पास क्या बिल्डर वाला ऑप्शन भी बन सकता है? वहाँ जॉब कर सकता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उनके पास रहते होंगे। हाँ, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तो फिर रियल्टर नहीं होते, राइट? वो तो आप उनके एम्प्लॉई हो। बट वो काइंड ऑफ काम सेल्स का ही कर रहा है, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहा है, राइट? सब कुछ कर रहे हैं। बट ये है कि वो बेसिकली उनका फोकस क्या है कि उन्होंने बिल्डर के घर बेचने हैं। जैसे मैंने बात पहले की थी कि आप रियल एस्टेट एजेंट नहीं हो, आप रियल एस्टेट एडवाइजर हो। वो काइंड ऑफ एडवाइजर नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक बिल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? आप अगर आपके पास कोई बायर आ रहा है पोटेंशियल कि उसने कहना है कि मैंने ये घर लेना है या ये मॉडल मुझे पसंद आ रहा है, आप उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है।
तो आप कहोगे हाँ ठीक है ले लो करो डील, क्योंकि आप बेसिकली जिस बिल्डर के एम्प्लॉई हो, आप सेल्स पर्सन हो, प्योर सेल्स पर्सन हो, आप वहाँ पे लाइसेंस रियल्टर नहीं हो। ओके, बट इट कुड बी अनदर गुड एम्प्लॉयमेंट फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, नो डाउट, हाँ एक्सपो। बट अगर कोई कहेगा कि मुझे रियल एस्टेट एजेंट बनना है और मैंने वहां से बहुत ज्यादा असेस करना है, मे बी ना हो पाए, क्योंकि आप पूरी चीज को एक्सपोज हो नहीं पा रहे हो। ठीक है, वेल एंड गुड। ये था पाजी आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग है, काफी चीजें आई डोंट थिंक आई थिंक ऑडियंस को पता नहीं होगा, हम ये कोई क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करते हैं, मुझे खुद ही बताया जाता है, मुझे बताया जाता है कि आज थीम क्या होगा, कोशिश बहुत करते हैं मुझे तो बट आई थिंक वो अच्छी बात है, तो इसलिए नेचुरल टॉक निकल के आती है। ओके, तो आपको लगता है पाजी ये एंड है टॉक का, आज पॉडकास्ट का? आई थिंक सो। ओके, ग्रेट। होपफुली सारे पक नहीं गए होंगे हमारी बातें सुन के, बट आई थिंक ये ऐसे ही हमने क्वेश्चंस आंसर डिस्कस किए हैं जो मतलब बड़े कॉमनली मुझे पूछे जाते हैं, 1-to-1 पूछे जाते हैं। अभी हम पॉडकास्ट में कर रहे हैं तो दैट्स गुड, वाइडर ऑडियंस को जा रहे हैं तो अच्छी बात है। ओके पाजी, को एक मैसेज देना चाहोगे उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में अभी रियल एस्टेट का प्रोफेशन है और वो उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं बट किसी कंफ्यूजन के बीच में है, तो कोई भी 1 लाइनर 2 लाइनर मैसेज उनके लिए? बिल्कुल नहीं, मेरा मैसेज क्लियर है। जो अगर आप रियल एस्टेट का लाइसेंस लेना चाहते हो, आपको थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है या फैंसी लग रहा है ये वाला फील्ड, तो फॉर श्योर आओ। देयर इज नो लिमिट कि कितने रियल्टर मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 90% मार्केट 10% रियल्टर के पास है, तो आपके आने से किसी का काम कम ज़्यादा नहीं होगा। बट अगर आपको लगता है कि आपका स्किल सेट आपके गोल्स मैच हो रहे हैं रियल एस्टेट के साथ, देन फॉर श्योर ये फील्ड आपके लिए है। बट इसको समझने के लिए रियल्टर से बात करो अपने सर्कल में। आई एम श्योर कम्युनिटी में आपको रियल्टर्स मल्टीपल जानते होंगे, उनसे बात करो, वो आपको गाइड करेंगे। मल्टीपल से बात करो ताकि कोई बायस्ड आंसर ना मिले। देन आप असेस करो कि हाँ वो किस टाइप का उनका लाइफ स्टाइल है, आपको पसंद आ रहा है उनका डे टू डे जो चल रहा है कि नहीं, या आपको लगता है आप ये चीज़ विद द जॉब शुरू में कर सकते हो कि नहीं। वहाँ से आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फील्ड्स बहुत होते हैं। रियल एस्टेट अच्छा फील्ड है, इसमें पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है, बट मे बी आपके लाइफस्टाइल को मैच करेगा, मे बी नहीं करेगा। तो वो थोड़ा सा करो, एंड जो ये डिसीजन लोगे तो टेक इट एज ए फैमिली। क्योंकि अगर आपने घर से बाहर अच्छा खासा टाइम रहना है, जो कि होगा, देन आप फैमिली को भी रेडी करके आओगे। यू डोंट वांट के फील्ड में आ गए और बाद में बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और फैमिली को लग रहा है नहीं वो बात नहीं बन रही है। सो मेक श्योर सारे ये कलेक्टिव डिसीजन हो एज ए फैमिली, क्योंकि अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा तो आपकी फैमिली का बड़ा प्रॉस्परस डिसीजन होगा ये। सो मेक श्योर फुल रिसर्च करके आओ, एंड देन फॉर श्योर सक्सेसफुल हो गए। कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं वर्क करेगा। ग्रेट मैसेज भाजी, थैंक यू सो मच अगेन आपका इतना टाइम लेने के लिए। अगर आप ड्राइव करके यहाँ तक आए उस सब चीज़ों के लिए, आपके साथ फिर बैठेंगे सीरीज ऑफ पॉडकास्ट पे और फिर से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे रियल एस्टेट के डिफरेंट चैप्टर्स और डिफरेंट एपिसोड पे। एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू रमेश, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो गाइज, ये था आज का वेरी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट। अब आप यहाँ तक अगर पहुँच गए हो पॉडकास्ट के, तो और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब अगर आप किसी भी ऐसे फ्रेंड को या किसी भी फैमिली रिलेटिव को जानते हो जिसके दिमाग में रियल एस्टेट इंडस्ट्री है और कुछ कंफ्यूजन है, वो जान नहीं पा रहे हैं, तो इस वीडियो को जल्दी से उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। आई एम प्रेटी श्योर कि अगर आपने एक छोटा सा ब्रेक लेके अनबायस तरीके से इस पॉडकास्ट को ठीक से सुन लिया, उसकी सिंपल बातों को ठीक से समझ लिया, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इस पॉडकास्ट में छुपे हुए हैं। तो मेरी इन्हीं भारी भरकम इंफॉर्मेटिव बातों के साथ इस पॉडकास्ट को मैं यहीं अंत करता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए करियर ओरिएंटेड पॉडकास्ट में, एक नए गेस्ट के साथ और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।